एक मार्शल सोल जागरण 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल सोल। अध्याय 1 आत्मा का जागरण 6 पंखों वाली देवदूत आत्मा। अध्याय 1 आत्मा का जागरण 6 पंखों वाला देवदूत आत्मा। स्पिरिट हॉल के अंदर एक सुंदर युवक बिस्तर के सामने उकड़ू बैठा था। उनकी आंखों में ऐसी परिपक्वता झलकती थी जो उनकी उम्र के अनुरूप नहीं थी। मुझे पुनर्जन्म लिए 6 साल हो गए हैं और सिस्टम अभी तक नहीं आया है, वह मन ही मन बड़बड़ाया। अगर इस उम्र में उसके पास कोई व्यवस्थित रणनीति नहीं होती तो वह शुरुआत में ही हार जाता। यह सही है, वह एक पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति था। वह एक सजीव शिशु के रूप में पुनर्जन्म लेकर आया था जो उस पागल सुंदरी बीबी डोंग का बच्चा था। उसकी बात करें तो उनकी पुनर्जन्म की प्रक्रिया भी बहुत रोचक थी। अपने पिछले जीवन में उन्हें ऑनर ऑफ किंग्स में ली शिन की भूमिका निभाना बहुत पसंद था। बेहद प्रतिकूल स्थिति वाले मैच में प्रतिद्वंदी का क्रिस्टल चुराने के लिए डार्क ली शिन का उपयोग करने के बाद क्रिस्टल फट गया और वह भी भड़क उठा। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपेक्षाकृत आरामदायक जीवन जिया था। उसके दादा और पिता थे जो उसकी देखभाल करते थे और एक प्यारी सी छोटी बहन थी जिसके साथ वह खेलता था। हालांकि बीबी डोंग की निगाहें उसके प्रति एक विषैले बिच्छू की तरह थीं, लेकिन कियान दाओलियो की उपस्थिति में उसने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। दस्तक दस्तक। भाई, क्या तुम अपने कमरे में हो? दरवाजे के बाहर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। कियान रेनक्सन उठी और दरवाजा खोला। लड़की के कंधों पर सुनहरे बाल गुच्छों की तरह लटके हुए थे। उसका गोल और प्यारा चेहरा किसी अनमोल खजाने जैसा था और उसने सुनहरे अलंकरणों से सजी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। जोएर, इतनी रात हो गई है, क्या कुछ गड़बड़ है? कियान रेनक्सन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। क्योंकि वह आधा मिनट पहले पैदा हुआ था, इसलिए वह बड़ा भाई था। कल आत्मा का जागरण होगा। कियान रेनक्सू थोड़ी हिचकिचाई। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दादाजी और पिताजी दोनों चाहते हैं कि हमें 6 पंखों वाले देवदूत की आत्मा मिले, लेकिन अगर इसमें कोई क्या होगा अगर वाली बात नहीं है। जोएर इतनी बुद्धिमान और खूबसूरत है, उसमें निश्चित रूप से 6 विंड एंजल स्पिरिट होगी। कियान रेनक्सन ने उसके छोटे से सिर पर थपथपाकर उसे दिलासा दिया। वह सिर्फ कह नहीं रहा था, वह एक पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति था। कियान रेनक्सू के पास न केवल 6 पंखों वाली देवदूत आत्मा थी, बल्कि उनकी प्रतिभा भी कियान परिवार के इतिहास में सबसे मजबूत थी। धन्यवाद भाई जी। कियान रेनक्सू को तसल्ली मिली और उसका मन शांत हो गया और वह खुशी खुशी अपने बेडरूम में वापस भाग गई। तथापि हालांकि उसे राहत मिली थी, कियान रेनक्सन बेचैनी से व्याकुल हो गई। कियान रेनक्सू की आध्यात्मिकता और साधना प्रतिभा पहले से ही निर्धारित थी, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से अनजान था। दुलुओं में दुनिया बच्चे की आध्यात्मिकता और साधना प्रतिभा काफी हद तक उनके माता पिता से विरासत में मिलती है। और कियान शुंजी और बीबी डोंग दोनों ही महाद्वीप की शीर्ष प्रतिभाएं थीं। यदि कोई उत्परिवर्तन न होता तो जन्मजात पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति का होना स्वाभाविक ही होता। लेकिन आत्मा, कियान शुंजी का स्पिरिट टाइप लाइट था जो 6 विंड एंजल था। दूसरी ओर बीबी डोंग बिल्कुल विपरीत थी। मृत्यु मकड़ी सम्राट और आत्मा भक्षण मकड़ी सम्राट केवल उनके नामों से ही स्पष्ट रूप से दुष्ट अंधकारमय गुणों वाली आत्माएं थीं। यह अवश्य ही 6 पंखों वाला देवदूत होगा। कियान रेनक्सन ने चुपचाप प्रार्थना की। हालांकि डेथ स्पाइडर सम्राट और सोल ईटिंग स्पाइडर सम्राट दोनों ही अच्छे थे, वे किसी भी तरह से 6 पंखों वाले देवदूत से तुलना नहीं कर सकते थे। वह वास्तव में ईश्वर स्तरीय आत्मा थी और वह देवदूत ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकती थी। जन्मजात 20वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति, भला इससे कौन चकित नहीं होगा। अगले दिन स्पिरिट हॉल के एल्डर्स हॉल के अंदर कियान दाओलियो और अन्य बुजुर्ग लोग एकत्रित होकर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। यह एक खुशी का अवसर था। कियान परिवार में अभी तक ऐसा कोई वंशज पैदा नहीं हुआ था जो देवदूतों की 9 परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सके, और आज वह चुना हुआ व्यक्ति शायद इसी भाई बहन की जोड़ी से पैदा हो। दादाजी कियान रेनक्सन और कियान रेनक्सू ने एक साथ आवाज लगाई। आज आपके आत्मिक जागरण का दिन है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे निर्देशों को ध्यान से सुने। कियान दाओलियो ने उनके छोटे छोटे सिरों पर थपथपाया। उनका चेहरा दया और खुशी से भरा हुआ था। याद रखें, आप में से चाहे जिसे भी देवदूत आत्मा विरासत में मिले या आप दोनों को ही मिले, आपको देवदूत की 9 परीक्षाओं को जल्द से जल्द पूरा करने और उनमें सफलता प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। यह स्पिरिट हॉल का कर्तव्य है और उससे भी बढ़कर यह हमारे कियान परिवार का कर्तव्य है। हाँ, कियान रेनक्सन और कियान रेनक्सू तुरंत सहमत हो गए। दूसरी ओर गुलाबी बालों वाली एक खूबसूरत युवती अकेली बैठी थी। उसका सुंदर चेहरा सख्त था और उस पर एक गंभीर भाव था। कियान रेनक्सन और कियान रेनक्सू की ओर उसकी निगाहें कभी कोमल होती थीं तो कभी तीखी। उनकी जैविक मां होने के नाते ऐसा नहीं था कि उनके मन में उनके लिए भावनाएं नहीं थीं, लेकिन उन दोनों को देखकर वह उस दरिंदे के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई और स्वाभाविक रूप से उसका मूड और भी खराब हो गया। इस पल कियान शुंजी उसकी ओर देखे बिना ही उसके पास से गुजर गई। उनकी नजरों में बीबी डोंग महज एक प्रजनन मशीन थी जिसका इस्तेमाल कियान परिवार की साधना प्रतिभा को बढ़ाने के लिए किया जाता था। अब जबकि उसने अपना काम बखूबी पूरा कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। बीबी डोंग के गोरे हाथ सफेद प्याज की तरह उसके कपड़ों के कोने को कसकर पकड़े हुए थे। उसकी आंखों में नफरत इतनी तीव्र थी कि वह लगभग बाहर बहने वाली थी। वह चाहती थी कि काश वह अभी तुरंत जाकर कियान शुंजी को मार डालती, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी। कियान दाओलियो की तो बात ही छोड़िए, कियान शुंजी भी ऐसी शख्सियत थी जिसे वह हरा नहीं सकी। उसने मन ही मन बुदबुदाया, एक दिन मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। आप यहाँ हैं। कियान दाओलियो ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे का अभिवादन किया। हाँ, मैंने आज के सारे काम निपटा लिए हैं, इसलिए मेरे पास थोड़ा खाली समय है। कियान जुंजी ने सिर हिलाया। उस समय वह अभी भी स्पिरिट हॉल के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष थे जो एल्डर पैलेस और स्पिरिट हॉल के अधिकांश मामलों का प्रबंधन करते थे। कियान दाओलियो नीचे बैठ गई और कियान रेनक्सन और कियान रेनक्सू को निर्देश देने लगी। भविष्य में जो भी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दादाजी के साथ होने से चिंता की कोई बात नहीं है। उनके शब्दों में अपार आत्मविश्वास झलक रहा था। पूरे महाद्वीप में संभवतः उसकी देखरेख में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचा सके। अगर तामचेन आ भी जाता तो वह अपने पोते पोतियों की पूरी तरह से रक्षा कर सकता था। ठीक है, पहले कौन जाना चाहता है? मैं जाऊंगा। कियान रेनक्सू ने स्वेच्छा से भाग लिया। क्योंकि कियान रेनक्सन ने कल रात उसे सांत्वना दी थी, उसका डर सचमुच गायब हो गया था और अब वह बस यही चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके अपनी आत्मा को जागृत करे। अच्छा, तो पहले जोएर। कियान दाओलियो मुस्कुराई। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और शुद्ध स्वर्णिम आध्यात्मिक शक्ति उसमें प्रवाहित होने लगी। कियान रेनक्सू ने अपनी कोमल भौहों को थोड़ा सिकोड़ा। उसके शरीर के भीतर एक असामान्य शक्ति जागृत होती हुई प्रतीत हुई।
तुरंत उसके पीछे एक पवित्र और उदात्त प्रेत प्रकट हुआ, जिसके 6 सफेद पंख कंपन करते हुए बाहर निकले और उनसे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। कियान रेनक्स्यू का पूरा व्यवहार भी अचानक बदल गया। उसकी आंखें प्लैटिनम जैसी रोशनी से भरी हुई थीं, मानो वह किसी देवता की उदासीनता हो। एक ही समय पर पवित्र महल में स्थित देवदूत की मूर्ति से एक पवित्र प्रकाश निकला और वह कियान रेनक्स्यू के शरीर में समाहित हो गया। यह बिल्कुल 6 पंखों वाले देवदूत आत्मा का अंतर्निहित आशीर्वाद था। यह सचमुच 6 पंखों वाले देवदूत की आत्मा है। सबसे करीब खड़ी कियान दाओलियो ने खुशी से चिल्लाकर कहा। उसका लटका हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया। यह 6 पंखों वाला देवदूत आत्मा था, वर्तमान में डोलू महाद्वीप पर एकमात्र ईश्वरस्तरीय आत्मा। सचमुच आखिरकार कियान परिवार का कोई सदस्य देवदूतों की 9 परीक्षाओं को शुरू कर सकता है। कियान शुंजी भी बेहद उत्साहित थी। स्पिरिट हॉल के भीतर कियान परिवार ने हमेशा एंजेल गॉड के रहस्य की रक्षा की थी। देवदूत ईश्वर उन पर कृपा बरसाएंगे, जिससे देवदूत आत्मा को सहज स्तर 20 की आध्यात्मिक शक्ति का उपचार प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। और आशा थी कि ईश्वर पद का उत्तराधिकारी बनने योग्य व्यक्ति शीघ्र ही प्रकट होगा। दुर्भाग्यवश असाधारण प्रतिभा वाली कियान दाओलियो भी एंजल के 8वें परीक्षण में ही अटक गई। वह स्वयं देवदूत की 5वीं परीक्षा में फंसा हुआ था। लेकिन बीबी डोंग की मदद से उनका मानना था कि पैदा होने वाली संतानें निश्चित रूप से उनके पदचिह्नों पर नहीं चलेंगी। बधाई हो बड़े भाई, आपको अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। गोल्ड क्रोकोडाइल डोलू सबसे पहले घुटने टेककर पूरी ईमानदारी से बोला। बधाई हो बड़े भाई, आपको अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। अन्य बुजुर्गों ने भी अपनी बधाई दी। बुजुर्गों के हॉल में वे सभी भाइयों की तरह थे। दशकों तक साथ रहने से वे एक परिवार की तरह हो गए थे। इस समय वे कियान दाओलियो और स्पिरिट हॉल के लिए वास्तव में खुश थे। पुनश्च कृपया टिकट एकत्र करें, कृपया टिकटों की अनुशंसा करें। क्या अचानक कोई परिवर्तन होता है जुड़वा योद्धा आत्माओं में? अध्याय 2 एक अचानक परिवर्तन, 2 युद्धप्रिय आत्माएं। अध्याय 2 अचानक विसंगति, जुड़वा आत्माएं। हाँ, मेरे भाइयों, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, कृपया जल्दी उठें, कियान दाओलियो ने उत्साहपूर्वक कहा। वह उस समय बहुत अच्छे मूड में था और कई श्रद्धालुओं को जमीन से उठने में मदद कर रहा था। उन पर जमा हुआ सारा दबाव पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अब उसे केवल कियान रेनक्स्यू को उचित रूप से विकसित करने की आवश्यकता थी, ताकि वह देवदूत देवता का उत्तराधिकारी बन सके और महान पुजारी के रूप में उसका कार्य पूरा हो जाएगा। यह सब देखकर बीबी डोंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और अपने भीतर के आक्रोश को जाहिर नहीं होने दिया। कियान रेनक्स्यू की प्रतिभा ने सभी की उम्मीदों को पार कर दिया। जब तक वह निर्देशों का पालन करती रही, तब तक यह लगभग निश्चित था कि वह एंजेल 9 ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लेगी। और जन्मदाता मां होने के नाते उनका योगदान अपरिहार्य था। लेकिन उस बच्ची की प्रतिभा जितनी अधिक होती थी, उसका दिल उतना ही अधिक पीड़ा से भर जाता था। उसने उस दरिंदे की मदद क्यों की? पिताजी, आप शिनेर के बारे में भूल गए, कियान शुंजी ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। डोलुओ महाद्वीप पर किसी व्यक्ति की स्थिति मुख्य रूप से उसकी आत्मा और प्रतिभा पर निर्भर करती थी। लिंगों के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, हालांकि फिर भी थोड़ा अंतर था। यदि उन दोनों के पास 6 विंड एंजेल मार्शल सोल होता और उनकी प्रतिभाएं समान रूप से मेल खाती, तो वह स्पिरिट हॉल के उत्तराधिकार के लिए कियान रेनक्सन को प्राथमिकता देता। ओह हाँ, दादाजी खुशी से कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए थे। कियान दाओलियो ने मुस्कुराते हुए कियान रेनक्सन से माफी मांगी। उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद भी जाग उठी। हालांकि इस विषय पर कोई विशिष्ट साहित्य मौजूद नहीं था, लेकिन बेहतर साधना प्रतिभा वाले बच्चे अक्सर अपने साथियों से आगे निकलकर श्रेष्ठ बुद्धि, चरित्र और शारीरिक गठन के लक्षण प्रदर्शित करते थे। उन्होंने इन दोनों बच्चों को बड़े होते देखा था। कियान रेनक्सन की बुद्धिमत्ता और चरित्र स्पष्ट रूप से कियान रेनक्स्यू से कहीं बेहतर थे। क्या ऐसा हो सकता है कि कियान परिवार में जल्द ही 2 देवदूत उत्तराधिकारी होने वाले हैं? कियान दाओलियो ने सोचा। 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल सोल एक दिव्य रूप से प्रदत्त आत्मा होने के नाते आमतौर पर प्रति पीढ़ी केवल एक ही उत्तराधिकारी होता है। लेकिन उच्च कोटि की साधना प्रतिभा से संपन्न बीबी डोंग की मदद से पिछली बेड़ियों को तोड़ना संभव हो सका। यह सोचते हुए उसने अपना हाथ कियान रेनक्सन पर रखा और सुनहरी दिव्य शक्ति उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो गई। कियान रेनक्सन को अपने पूरे शरीर में बेहद सहजता महसूस हो रही थी। उसके भीतर छिपी शक्ति जागृत हो गई। उसने सबसे पहले अपना दाहिना हाथ उठाया और आध्यात्मिक शक्ति उसकी हथेली में संघनित हो गई। यह घोर अंधकार था, जो एक ब्लैक होल की तरह अथाह गहरा था। कियान दाओलियो की भौहें तेजी से सिकुड़ गईं। क्या इस बच्चे को बीबी डोंग की आत्मा विरासत में मिली है? वहां मौजूद कियान शुंजी को भी थोड़ी निराशा हुई। कियान रेनक्सन, जिस पर इतनी उम्मीदें टिकी थीं, ने अप्रत्याशित रूप से बीबी डोंग की आत्मा को विरासत में प्राप्त कर लिया। जीवन सचमुच अप्रत्याशित है। हालांकि बीबी डोंग की आत्मा बुरी नहीं थी, लेकिन वह 6 पंखों वाले देवदूत से थोड़ी सी भी कमतर नहीं थी। बीबी डोंग की अपनी आध्यात्मिक प्रतिभा भी उनकी जुड़वा आत्माओं के कारण उनसे कमतर नहीं थी। एक अकेला डेथ स्पाइडर सम्राट या सोल ईटिंग स्पाइडर सम्राट 6 विंड एंजेल की बराबरी नहीं कर सकता था। क्या उसे मेरी आत्मा विरासत में मिली? बीबी डोंग दूर से यह सब देख रही थी। अचानक उसका दिल जटिल हो गया। आखिरकार वह उसका अपना खून का रिश्ता था। अपनी आत्मा को विरासत में मिलते देख वह कुछ हद तक भावुक हो गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मृत्यु मकड़ी सम्राट है या आत्मा भक्षण मकड़ी सम्राट? उसने अपने मन में पहले ही फैसला कर लिया था। यदि कियान रेनक्सन को सचमुच उसकी आत्मा विरासत में मिली होती, तो वह कियान परिवार से बच्चे को उसे वापस लौटाने और स्वयं उसका पालन पोषण करने के लिए कहती। वैसे भी कियान रेनक्स्यू ने अपना लक्ष्य पूरी तरह से हासिल कर लिया था, इसलिए उन्हें उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। उसने पहले ही कियान परिवार से बदला लेने का फैसला कर लिया था, भले ही इसका मतलब अपनी जान की कीमत चुकाना हो। लेकिन अपने ही खून के रिश्ते के लिए अगर वह कियान परिवार से संबंध तोड़ सकता है, तो वह उसके साथ ईमानदारी से पेश आने को तैयार होगी। भाई, अपनी आध्यात्मिक जागृति पूरी कर चुकी कियान रेनक्स्यू ने थोड़ी चिंता के साथ कियान रेनक्सन की ओर देखा। बच्चों के मन में इतने जटिल विचार नहीं होते थे। उसे तथाकथित यंग मास्टर या स्पिरिट हॉल के पद में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वह कियान रेनक्सन द्वारा 6 विंड एंजेल को जगाने और यंग मास्टर के पद के लिए उससे प्रतिस्पर्धा करने से नहीं डरती थी। चिंता मत करो, भले ही उसे मकड़ी सम्राट की आत्मा विरासत में मिली हो, शिनेर ठीक रहेगा, कियान शुंजी ने दिलासा देते हुए कहा। दुष्ट आत्माएं स्वयं आत्मा स्वामी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसा लगता है कि फैसला हो चुका है। जैसे ही कियान दाओलियो निराशा में अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस लेने ही वाला था, कियान रेनक्सन ने अनियंत्रित रूप से अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ा दिया। इसमें पवित्र श्वेत आत्मा की शक्ति समाहित थी, जो उसके दाहिने हाथ के ठीक विपरीत थी। जुड़वा आत्माएं। कियान दाओलियो की आंखें चौड़ी हो गईं, उनका हमेशा वाला शांत स्वभाव पूरी तरह गायब हो गया। बीबी डोंग सदमे से अपनी सीट से उठ बैठी। उसे सचमुच इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी।
जुड़वा आत्माओं की संभावना बेहद कम थी। वह पहले से ही 10,000 में एक थी और उसने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके बच्चे में भी जुड़वा आत्माएं होंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। कियान शुंजी ने उत्साह से सिर हिलाया, वह रुक नहीं पा रही थी। उन्होंने बीबी डोंग को प्रजनन मशीन के रूप में इसलिए चुना क्योंकि उनमें साधना की प्रतिभा थी। और वास्तव में यही बात सच साबित हुई। कियान रेनक्स्यू की साधना प्रतिभा वास्तव में कियान परिवार के इतिहास में सबसे मजबूत थी। जन्मजात 20वें दर्जे की आध्यात्मिक शक्ति के आशीर्वाद के साथ वह निस्संदेह इस पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा थी। लेकिन उन्हें सचमुच यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी जुड़वा आत्माएं भी विरासत में मिल सकती हैं। यह तो वाकई बहुत चौंकाने वाला था। एक शीर्ष श्रेणी के कीट सम्राट आत्मा और एकमात्र दिव्य श्रेणी की आत्मा का संयोजन, साथ ही असाधारण साधना प्रतिभा। अगर कोई कहे कि वह डॉलवो महाद्वीप के इतिहास में नंबर 1 प्रतिभा नहीं है तो शायद कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने सचमुच जुड़वा आत्माओं को जगाया है। ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म लेने वाले होने के फायदे वाकई मौजूद हैं। कियान रेनक्सन ने मन ही मन सोचा। पुस्तक में दिए गए विवरण के अनुसार जुड़वा आत्माएं वंशानुगत नहीं होनी चाहिए और उनके लिए शर्तें अत्यंत सख्त थीं। इसके लिए माता पिता की आत्माओं का गुणों में समान होना लेकिन प्रकृति में भिन्न होना आवश्यक था। उदाहरण के लिए ब्लू सिल्वर एम्परर और क्लियर स्काई हैमर का स्वभाव काफी अलग था, लेकिन उनमें समान गुण थे। हालांकि एंजेल मार्शल सोल और स्पाइडर एम्परर स्पिरिट में मूल रूप से वंशानुगत कारक नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अगर कोई पशु आत्मा के सार को निकाल ले और उसमें से अंधेरे और प्रकाश तत्वों को अलग कर दे तो यह जुड़वा आत्माओं के लिए संतुलन कारक के रूप में मुश्किल से ही काम कर पाएगा। हालांकि ये दो बिल्कुल अलग अलग शक्तियां एक आत्मा में समाहित नहीं हुई, बल्कि वे उसकी हथेलियों में और अधिक एकत्रित होती गईं। उसका बायां हाथ सुनहरे सफेद आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो गया, जबकि उसका दाहिना हाथ लाल काला था। ऐसा लग रहा था मानो एक नेक हो और दूसरा दुष्ट, एक दिव्य हो और दूसरा राक्षसी। अचानक ये दोनों ऊर्जाएं हिंसक रूप से एक साथ एकत्रित हुईं और तेजी से एक दूसरे से टकराने लगीं, जैसे कि वे एक दूसरे के विपरीत प्रतिद्वंद्वी हों। और कियान रेनक्सन, जो अभी बच्ची ही थी, इस शक्ति को सहन नहीं कर सकी। दर्द से उसका सुंदर चेहरा विकृत हो गया। शिनेर, चिंता मत करो, दादाजी यही हैं, डरने की कोई बात नहीं है। कियान दाओलियो बुरी तरह हिल गई थी। उसने कियान रेनक्सन की रक्षा के लिए अपनी सारी देवदूत आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। वह सोचने लगा कि शिनेर ने किस प्रकार की स्वर्ग विरोधी आत्मा को जागृत किया है। इन दोनों शक्तियों के उद्गम ने उसे भी भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। पिताजी, भाई को क्या हुआ है? कियान रेनक्स्यू के कोमल और प्यारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हम अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो यह आत्मा का उत्परिवर्तन होना चाहिए। कियान शुंजी ने भी उतनी ही चिंता जताते हुए जवाब दिया। लेकिन स्पिरिट हॉल के पोप के रूप में उनका ज्ञान असाधारण था और उन्होंने शब्द दर शब्द व्याख्या करना जारी रखा। जुड़वा आत्माओं के लिए या तो एक कठोर और एक कोमल होती है, या वे एक दूसरे को संतुलित करती हैं। प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई को एक में एकीकृत करना महाद्वीप के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। पुनश्च कृपया टिकट एकत्र करें, कृपया टिकटों की अनुशंसा करें। 3 मार्शल सोल म्यूटेशन। हथियार मार्शल सोल हेवी स्वॉर्ड। अध्याय 3 आत्मा का रूपांतरण। हथियार आत्मा से भरी भारी तलवार। अध्याय 3 आत्मा का रूपांतरण। उपकरण आत्मा महान तलवार। अरे तो क्या अब बिग ब्रदर बहुत बड़े खतरे में नहीं है? कियान रेनक्स्यू का छोटा सा चेहरा सख्त हो गया। हाँ, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। यही उसकी आत्मा है, इसे संतुलित करने के लिए वह केवल खुद पर ही निर्भर रह सकता है। कियान शुंजी ने सिर हिलाते हुए कहा, हम उसकी जागृति की प्रक्रिया को जबरदस्ती बाधित नहीं कर सकते, अन्यथा उसे और भी अधिक नुकसान होगा। पास ही खड़ी गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलू ने झुककर जुएर को दिलासा देते हुए कहा, जुएर, चिंता मत करो। आत्मा में परिवर्तन होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। इसमें अच्छे बदलाव की प्रवृत्ति भी होती है। कियान रेनक्स्यू के चेहरे के भाव नरम पड़ गए। लेकिन कियान शुंजी ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में भला सेराफिन से भी अधिक शक्तिशाली आत्मा की कल्पना कैसे की जा सकती थी? यह ईश्वरीय स्तर की आत्मा थी। देवदूत ईश्वर की दिव्य शक्ति द्वारा निर्मित अवरोध के भीतर काले और सफेद रंग आपस में घुल मिल गए, फिर जल्दी ही गायब हो गए। तूफान के केंद्र में स्थित कियान रेनक्सन ने अपने शरीर के भीतर की शक्ति में संतुलन स्थापित होते हुए महसूस किया। प्रकाश और अंधकार के बीच एक नया प्रतीक उभरता हुआ प्रतीत हुआ। क्या स्पिरिट म्यूटेशन खत्म हो गया है? कियान दाओलियो मन ही मन सोचने लगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आत्मा में होने वाले परिवर्तन बेहद रहस्यमय थे। कुछ लोग इनके कारण अपार समृद्धि प्राप्त करते थे, जबकि अन्य जीवन भर के लिए निष्फल हो जाते थे। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन में एक कबीले के मुखिया का बेटा था जिसकी आत्मा में उत्परिवर्तन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति का केवल आधा स्तर ही रह गया। यह वास्तव में भयावह था। वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि उसका पोता ऐसे निकम्मे व्यक्ति के नक्शे कदम पर चले। कियान रेनक्सन के बाएं हाथ पर एक विशाल तलवार के आकार का टोटेम प्रकट हुआ। कियान रेनक्सन ने इसे देखा और वहीं जम गई। क्या यह ली शिन की पिछली जिंदगी की महान तलवार नहीं थी? यह उसका पीछा करते हुए यहाँ भी क्यों आ गया? शिनेर, जल्दी से अपने पिता को अपनी आत्मा दिखाओ। कियान शुंजी तेजी से आगे बढ़ा और अपने दाहिने हाथ को देखने लगा। बस एक नजर में उसने गहरी भौहें चढ़ाई, मानो उसकी भौहें गांठ में बंधी हों। एक उपकरण की आत्मा, उनके स्वर में अविश्वास झलक रहा था। 2 बीस्ट स्पिरिट्स द्वारा एक टूल स्पिरिट को जन्म देना वास्तव में अकल्पनीय था। भले ही यह किसी आत्मा का उत्परिवर्तन था, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही बेतुका था। अगर उसने अपनी आंखों से कियान रेनक्सन को जन्म लेते हुए न देखा होता, उसे तो इस बात का भी शक होता था कि दूसरा पक्ष उसका अपना बच्चा नहीं है। कियान दाओलियो ने आह भरी और शांत भाव से कहा, आत्माओं के रहस्य का पूरी तरह से विश्लेषण 10,000 वर्षों के बाद भी नहीं किया जा सकता। एक पशु आत्मा का उपकरण आत्मा में परिवर्तित होना असंभव नहीं है। कियान शुंजी ने सिर हिलाकर उसकी बात से सहमति जताई। शिनेर, मुझे अपने आत्मा के दर्शन कराओ। कियान रेनक्सन ने इनकार नहीं किया। राक्षस आत्माएं आमतौर पर शरीर पर कब्जा करके लड़ती हैं, जबकि टूल स्पिरिट भौतिक रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। उसके हाथ में लगभग 1.5 मीटर लंबी एक भूरे रंग की विशाल तलवार प्रकट हुई। 6 वर्षीय कियान रेनक्सन के लिए यह विशाल तलवार उससे भी थोड़ी लंबी थी। तलवार का ब्लेड नारंगी सुनहरा और बैंगनी काला था, जिसके मध्य में अलंकरण के रूप में तारों का पैटर्न बना हुआ था। तलवार की धार तेज नहीं थी। यह देखने में कुछ खास नहीं लगता। कियान शुंजी ने मन ही मन सोचा। बीबी डोंग भी अपनी सीट पर वापस बैठ गई। उसके चेहरे पर खुशी या उदासी का कोई भाव नहीं दिख रहा था। वे तीनों कुछ देर चुप रहे। आखिरकार उन्होंने तो यही सोचा था कि जुड़वा आत्माओं वाला एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट होगा, लेकिन अब आश्चर्य जल्दी आया और उतनी ही तेजी से चला गया। आत्मा का रूपांतरण वास्तव में हानिकारक है। खांसी,
गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलू ने खांसते हुए चुप्पी तोड़ी और उसे याद दिलाया, बड़े भाई, अब समय आ गया है कि दोनों बच्चों की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण किया जाए। अरे हाँ, कियान दाओलियो अंततः अपनी निराशा से उबर गया और उसने स्पिरिट पावर बॉल उठा ली। ये आध्यात्मिक शक्ति के गोले विशेष रूप से मजबूत बनाए गए थे और इनमें 20 स्तर तक की आध्यात्मिक शक्ति समाहित हो सकती थी। उन्होंने सबसे पहले इसे कियान रेनक्स्यू को सौंप दिया। कियान रेनक्स्यू ने अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखा और तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति सुनहरे प्रकाश की हल्की हल्की किरणों के साथ बॉल में भर गई। जैसा कि उम्मीद थी, जन्मजात स्तर 20। कियान दाओलियो के दिल को थोड़ी राहत मिली। कम से कम एक वैध देवदूत उत्तराधिकारी तो अभी भी मौजूद था। तब उसने कियान रेनक्सन की ओर देखा। जहां तक उसे पता था, जब कोई आत्मा विपरीत दिशा में रूपांतरित होती है तो उसकी अंतर्निहित आध्यात्मिक शक्ति आमतौर पर बहुत अधिक नहीं होती है। उन्हें डर था कि कियान रेनक्सन शायद कुछ समय तक इसे स्वीकार न कर पाए, इसलिए उन्होंने उसे प्यार से दिलासा देते हुए कहा, शिनर, चिंता मत करो। भले ही तुम्हारी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति अधिक न हो, स्पिरिट हॉल में हम इसे बेहतर बनाने का कोई न कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे। समझ गया दादाजी। हालांकि कियान रेनक्सन को बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ। उनकी नजरों में यह विशाल तलवार किसी भी तरह से बेकार आत्मा जैसी नहीं दिखती थी। आखिरकार उनका पुनर्जन्म शायद इसी से संबंधित था। उसने अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखा और धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उसमें प्रवाहित किया। कियान रेनक्स्यू की विकास दर की तुलना में उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत धीमी गति से भरी, लेकिन फिर भी वह क्रिस्टल बॉल के आधे स्तर तक पहुंच गई। इसके अलावा आध्यात्मिक शक्ति आधी काली और आधी सफेद थी, जो एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना सहअस्तित्व में थी। जन्मजात पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति और इस आध्यात्मिक शक्ति का रंग कितना विचित्र है, कियान दाओलियो ने टिप्पणी की। यह क्रिस्टल बॉल विशेष थी, इसमें 20 स्तरों की आध्यात्मिक शक्ति समाहित हो सकती थी। इसका आधा हिस्सा भरने में सक्षम होना किसी दैवीय वरदान के बिना भी यह पहले से ही सिद्ध हो चुका था कि यह जन्मजात 10वें स्तर की पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति थी। इसके अलावा यह आधी काली आधी सफेद आत्मा की शक्ति, उन्हें हमेशा लगता था कि कियान रेनक्सन की आत्मा इतनी सरल नहीं हो सकती। इस पल हॉल के ऊपर से 2 चमकदार बत्तियां नीचे उतरी, एक काली और एक लाल। ये दोनों शक्तियां एक दूसरे से होड़ करती हुई प्रतीत हो रही थीं, उल्कापिंडों की तरह तेजी से आकाश से नीचे गिर रही थीं। अत्यंत तीव्र गति से उन्होंने एक साथ कियान रेनक्सन के शरीर में छेद कर दिए। कियान रेनक्सन को किसी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं हुई। उसे केवल अपने भीतर शक्ति का प्रवाह महसूस हो रहा था और उसकी शारीरिक क्षमता और आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। एक ही समय पर विशेष रूप से बनाई गई क्रिस्टल बॉल में मौजूद काले और सफेद रंग की आध्यात्मिक शक्ति भी तेजी से बढ़ी और अंततः सीधे टूट गई। यह है, कियान दाओलियो ने टूटे हुए क्रिस्टल बॉल को देखा, उसका दिल बुरी तरह हिल गया था। स्वर्गदूत ईश्वर के महायाजक के रूप में वह पूरे डॉलुओ महाद्वीप के उन लोगों में से एक थे जो दैवीयता को सबसे अच्छी तरह समझते थे। लेकिन मौजूदा हालात ने उन्हें सचमुच थोड़ा हैरान कर दिया था। हालांकि उन्हें तुरंत एक संभावना सूझ रही थी। पास ही खड़ी कियान शुंजी आगे बढ़ी और बोली, पिताजी, क्या हुआ? ऐसा होना चाहिए कि किसी देवता ने शिनेर को चुना हो और उसे ईश्वर का पद विरासत में प्रदान किया हो। कियान दाओलियो ने धीरे से सांस छोड़ते हुए गंभीरता से कहा, दिव्य विरासत। कियान शुंजी की आंखें चौड़ी हो गईं। डॉलुओ महाद्वीप पर देवत्व प्राप्त करना हमेशा से एक किंवदंती रही है। ऐसा कहा जाता था कि जब कोई आध्यात्मिक गुरु एक निश्चित स्तर तक साधना करता था तो देवलोक से कोई देवता उसे चुन लेता था, जिससे उसे विरासत प्राप्त होती थी। लेकिन देवलोक में आरोहण किए हुए बहुत समय हो गया था और यह धीरे धीरे आत्मा गुरु की दुनिया में एक खोखली बात बन गई थी। केवल कियान परिवार जैसे परिवार, जिनकी परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही थी, यह समझते थे कि यह झूठ नहीं था और उन्होंने एक देवत्व की विरासत की रक्षा भी की। जी हाँ, मैं दशकों से महायाजक रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे दोनों शक्तियां निसंदेह दैवीय शक्ति हैं। कियान दाओलियो ने सिर हिलाया। उसका चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन उसका तनावग्रस्त शरीर पहले ही उसकी घबराहट को जाहिर कर रहा था। जिस क्षण वे दोनों शक्तियां दुनिया पर उतरी, उसने उनका पता लगाने की कोशिश की थी। महज 1 या 2 सेकंड में उसने अपनी मानसिक शक्ति को तुरंत वापस खींच लिया और अब भी उसे हल्का सिरदर्द था। वह घुटनों के बल बैठकर कियान रेनक्सन के सामने आया। शिनेर, क्या तुम्हें अपने शरीर में कोई तकलीफ महसूस हो रही है? कियान रेनक्सन ने सिर हिलाते हुए कहा, न केवल कोई असुविधा नहीं है, बल्कि बहुत आराम महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में असीमित शक्ति है और मेरी आध्यात्मिक शक्ति में अचानक बहुत वृद्धि हुई है। कियान दाओलियो ने उम्मीद के मुताबिक सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि ये दोनों देवता बहुत उदार हैं। उन्हें आपकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति को 20 से ऊपर के स्तर तक बढ़ा देना चाहिए था। यह कहते हुए कि उसने कियान रेनक्सन के शरीर पर हाथ रखा और उसे हल्के से महसूस किया। पुनश्च कृपया टिकटें एकत्र करें, कृपया टिकटों की अनुशंसा करें। अधिक संग्रह, अधिक अनुशंसा, टिकट, अधिक अपडेट। 4 अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष। एक ही समय में 2 सिंहासनों का उत्तराधिकार। अध्याय 4, अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध। एक ही समय में 2 देवताओं की विरासत प्राप्त करना। अध्याय 4, अच्छाई और बुराई का युद्ध। एक साथ दोहरे ईश्वरीय पदों का उत्तराधिकार। 30 जन्मजात स्तर। कियान दाओलियो ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। जहां तक उसे पता था, देवदूत ईश्वर पहले से ही एक अत्यंत शक्तिशाली देवता थे और वह किसी वंशज को अधिकतम 20 जन्मजात स्तरों तक ही बढ़ा सकता था। ये दोनों किस प्रकार के प्राणी थे जो शिनेर की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति को 30 स्तरों तक बढ़ाने में सक्षम थे? क्या 30 जन्मजात स्तर? कियान शुंजी पास आया और उसने कियान रेनक्सन के शरीर में व्याप्त शक्ति को महसूस किया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह सच है। पूरे महाद्वीप के इतिहास में कभी भी इतनी उच्च जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति नहीं रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिनेर को चुनने वाले दोनों देवताओं का दर्जा देवदूत देवता से कम नहीं है। कियान दाओलियो ने बीच में कहा, क्या देवलोक में देवदूत ईश्वर से भी अधिक शक्तिशाली कोई देवता है? कियान शुंजी ने उत्सुकता से पूछा। एक देवदूत उत्तराधिकारी के रूप में उनके हृदय में देवदूत ईश्वर सर्वोच्च दिव्यता थे। कियान दाओलियो के चेहरे पर अतीत की घटनाओं को याद करने का भाव था। उसकी आंखों में समय के उतार चढ़ाव झलक रहे थे। जी हाँ, तांगचेन ने एक बार महाद्वीप पर एक दिव्य विरासत की खोज की थी। कहा जाता है कि यह एक ऐसा अस्तित्व है जो देवदूत ईश्वर से भी परे है। कियान शुंजी ने कहा, तांगचेन, क्या वह आपके पूर्व प्रेम प्रतिद्वंद्वी नहीं थे? पिताजी, कियान दाओलियो ने टालमटोल नहीं किया, बल्कि खुलेआम सिर हिलाया। हाँ, वह मेरा दोस्त भी था। हालांकि ईश्वर का पद ग्रहण करने के बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, जो ईश्वरीय विरासत पाने की कठिनाई को दर्शाता है। इस बारे में बात करते हुए दोनों ने एक साथ कियान रेनक्सन को देखा। उनके चेहरे के भाव अजीब थे। एक ऐसी दिव्य विरासत जिसे एक महाशक्तिशाली डॉलू भी नहीं खोज सकता था। यह उस बच्चे को प्राप्त हुआ था जिसने अभी अभी अपनी आत्मा को जागृत किया था, और वो भी 2-2 की संख्या में। इस समय कियान रेनक्सन अपनी आत्मा का अध्ययन कर रही थी।
और उनके पास बेबुनियाद अनुमानों पर ध्यान देने का समय नहीं था। शक्ति विभाजन के आधार पर दो दैवीय विरासतें संभवतः अच्छाई के राजा और बुराई के ईश्वर राजा की हैं। यह मेरी आत्मा को भाता है। आखिरकार यह तलवार शायद मुझे एक दिव्य राक्षसी रूप में बदलने की अनुमति देगी। वह मन ही मन सोचने लगा। यह तलवार स्पष्ट रूप से ली शिन से प्रेरित थी और स्वाभाविक रूप से उनमें रूप बदलने की क्षमता थी। हालांकि फिलहाल उन्हें यह नहीं पता था कि ऐसा कैसे किया जाए। देवलोक से ऊपर सफेद बालों वाला एक युवक मेज पर बैठा था। उसका गहरा भूरा चोला जमीन तक घिसक रहा था। उसकी शराब जैसे लाल रंग की आंखें अतुलनीय रूप से उदास थीं और उसके पूरे शरीर में घनी काली ऊर्जा फैली हुई थी। अरे आपका मतलब क्या है? उसके सामने सफेद पोशाक पहने काले बालों वाली एक युवती बैठी थी। उसका चेहरा पवित्र और सौम्य था। उसकी भौहों के बीच एक कोमल और शालीन आभा थी। वह इतनी सुंदर थी कि लोग उसके बारे में बुरे विचार नहीं रख पाते थे। लेकिन दुष्ट देवता राजा के क्रोध का सामना करते हुए उसने जरा भी संकोच नहीं दिखाया और धीमी आवाज में जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं बस अपने लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा हूँ। तुम्हारा वारिस? यह बच्चा तो स्पष्ट रूप से मेरा ही है। दुष्ट देवता राजा पीछे नहीं हटा। तुम इस बात से अनजान नहीं रह सकते कि उसके भीतर छिपी शक्ति कितनी भयावह और दुष्ट है। वे दोनों सर्वोच्च देवराज थे जिन्होंने देवलोक में बहुत लंबे समय तक मामलों का प्रबंधन किया था। देवलोक में जीवन काफी उबाऊ था, इसलिए वे दोनों अपने ईश्वरीय पद को सौंपने के लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकारी की तलाश करना चाहते थे और फिर ब्रह्मांड के असंख्य लोगों में रोमांचक यात्राओं पर निकलना चाहते थे। अच्छाई के राजा ने ठंडी सांस ली और एक इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। बकवास करना बंद करो दुष्ट आत्मा। ऐसा लगता है जैसे तुमने उसके भीतर छिपी हुई धर्मपरायण और उज्ज्वल शक्ति को देखा ही नहीं। लड़ना चाहते हो? दुष्ट देवराज ने अपनी आंखें सिकोड़ी और चुनौती देते हुए खड़ा हो गया। चलो, कौन किससे डरता है? अच्छाई का राजा खड़ा हो गया। ईश्वर राजा स्तर की शक्तियों का टकराव हुआ जिससे हवा की लहरें उठीं और एक जबरदस्त गति उत्पन्न हुई। ये दोनों ही स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न देवता थे और संसार में अच्छाई और बुराई की शक्तियों पर पूर्ण प्रभुत्व रखते थे। उनकी क्षमताएं न केवल एक दूसरे से भिन्न थीं बल्कि उनकी शक्तियां भी लगभग समान थीं। इन दोनों के बीच संबंध गंभीर होते देख असुर देवता ने असहाय होकर आह भरी और उन्हें समझाने के लिए बोला, महोदयावानो, कृपया शांत हो जाइए। देवलोक समिति के देव राजाओं के रूप में मूल अच्छाई और बुराई का दर्जा उनसे थोड़ा ऊंचा था। आखिरकार वे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा स्वतः उत्पन्न देवता थे जो लगभग एक ही समय में देवलोक के साथ पैदा हुए थे। सभी देवताओं का न्याय करने की क्षमता रखते थे और देवलोक समिति के प्रारंभिक देव राजा भी थे। पद और वरिष्ठता के संदर्भ में बाद में देवता बने असुर देवता थोड़े हीन थे। दरअसल दोनों देव राजाओं ने देवलोक के नियमों का उल्लंघन किया था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। ईश्वर लोक के नियमों के अनुसार किसी नश्वर प्राणी को आत्मा शक्ति के 20 जन्मजात स्तर प्रदान करना पहले से ही सीमा थी और यह किसी उत्तराधिकारी के लिए ही होना था। 6 पंखों वाले देवदूत मार्शल आत्मा से युक्त आत्मा स्वामी देवदूत विरासत को चुनौती देंगे और उन सभी को ईश्वर पद के उत्तराधिकारी माना जा सकता है। इसलिए देवदूत ईश्वर उन्हें उनके वंशजों को प्रोत्साहित करने के लिए 20 जन्मजात स्तरों का लाभ प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अभी अच्छाई और बुराई केवल गति के बारे में सोच रही थीं और उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति कियान रेनक्सिन के शरीर में डाल दी, जिसके परिणामस्वरूप आध्यात्मिक शक्ति के 30 जन्मजात स्तरों की भूल हो जाती है। असुर, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छे विचार हैं? अच्छाई के राजा ने मुड़कर पूछा। दुष्ट देवराज ने भी अपना सिर घुमाकर असुर देव की ओर देखा। हालांकि असुर देवता कनिष्ठ थे, ईश्वरीय लोक में उनकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर नहीं थी और उन्होंने उन दोनों के लिए बहुत से बोझ कम कर दिए थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उनकी बात सुनने को तैयार थे। असुर देवता ने कुछ क्षण विचार किया और फिर एक उत्तर सोचा। क्या इस बच्चे को दोनों लॉर्ड्स की विरासत एक साथ विरासत में देने के बारे में सोचा जा सकता है? हाँ, अच्छाई की देवी ने अपनी कोमल भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मान लीजिए कि एक मनुष्य एक ही समय में 2 ईश्वरीय पदों को धारण कर ले और दोनों ही ईश्वरीय राजा हो, तो क्या आपको यकीन है कि कुछ भी गलत नहीं होगा? दुष्ट देवता राजा ने भी बोलना बंद कर दिया और सोच में डूबे हुए अपना सिर नीचे कर लिया। वे देवलोक की शुरुआत से ही इस संसार में जन्म लेते रहे हैं और मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो एक ही समय में 2 ईश्वरीय पदों को प्राप्त कर सके और दोनों ही ईश्वर राजा और ईश्वर के पद पर थे। हालांकि वे बहुत ही चंचल थे, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि यह प्रस्ताव थोड़ा बेतुका था। दोनों प्रभुओं की दैवीय रूप से प्रदत्त आत्मिक शक्ति को एक साथ प्राप्त कर पाना ही उनकी आत्मा की क्षमता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। यह शायद इतना सरल नहीं है। असुर देवता ने धीरे धीरे समझाया, ईश्वर द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसका कोई भी आध्यात्मिक स्वामी सामना कर सके। ठीक उसी प्रकार जैसे देवदूत ईश्वर द्वारा प्रदत्त दिव्य आत्मिक शक्ति, इसका सामना करने के लिए ईश्वर स्तरीय आत्मा 6 पंखों वाले देवदूत की युद्धप्रिय आत्मा की आवश्यकता थी और साथ ही अच्छाई के राजा और बुराई के देवता राजा दोनों की दैवीय प्रदत्त आत्मिक शक्ति का सामना करने में सक्षम होना। इस आत्मा की क्षमता संभवतः ईश्वर के स्तर से भी अधिक थी। यह समझ आता है। दुष्ट देवराज ने सिर हिलाया, फिर अच्छाई की देवी की ओर देखकर पूछा, शायद हम अभी जल्द ही विजेता का निर्धारण नहीं कर पाएंगे, तो क्यों न हम उत्तराधिकारी को आपस में बांट लें? आपका क्या विचार है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छाई के राजा ने निचले लोक में मौजूद कियान रेनक्सिन को कुछ चिंता से देखा। मुख्य बात 2 बिल्कुल अलग शक्तियां हैं। क्या यह बच्चा सचमुच उन पर महारत हासिल कर सकता है? 2 परस्पर विरोधी शक्तियों पर पूर्णतः महारत हासिल करना शायद आसान काम नहीं होगा और ये दोनों शक्तियां भगवान राजा के स्तर की थीं। उस पर विश्वास करो। दुष्ट देवता राजा ने हंसते हुए कहा, अगर यह वाकई काम नहीं करता है तो हम उसे और मदद देंगे। अच्छाई के राजा ने भी मुस्कुराते हुए पूरे मन से सहमति व्यक्त की। यह सब देखकर असुर देवता बोलने में हिचकिचाए। आमतौर पर बोलना देवता अपने उत्तराधिकारियों की कुछ सीमाओं के भीतर ही सहायता कर सकते थे, लेकिन दुष्ट देवता राजा के शब्दों से स्पष्ट रूप से यही संकेत मिलता था कि कियान रेनक्सिन को नियमों से परे जाकर मदद प्रदान करना। एक देवलोक प्रवर्तक होने के नाते वह मूल रूप से ऐसी किसी भी चीज की अनुमति नहीं देता, लेकिन इन दोनों ने देवलोक में बहुत योगदान दिया था। इसकी वर्तमान समृद्धि और खुशहाली काफी हद तक इन्हीं के कारण है। उनके लिए एक ही समय में उत्तराधिकारी ढूंढना और थोड़ा आराम करने का मौका मिलना आसान नहीं था, इसलिए उन्हें भी ज्यादा कुछ कहना मुश्किल लग रहा था। 5 अच्छाई की परीक्षा, बुराई की परीक्षा। अध्याय 5 अच्छाई का मूल्यांकन, बुराई का मूल्यांकन। अध्याय 5 परोपकारी मूल्यांकन, दुर्भावनापूर्ण मूल्यांकन। यह देखकर कि दोनों के बीच समझौता हो गया है, दुष्ट देवता राजा ने पहल करते हुए सुझाव दिया, तो फिर यह तय हो गया, हम संयुक्त रूप से देवत्व उत्तराधिकार मूल्यांकन जारी करेंगे। हालांकि यह बच्चा अभी अभी स्पिरिट मास्टर बना है, इसलिए हम उसे बहुत कठिन कार्य नहीं दे सकते। दयालु ईश्वर राजा कुछ परेशान लग रहे थे। हालांकि कियान रेनक्सिन को जन्म से ही 30 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त थी, फिर भी उसकी ताकत काफी कम थी।
आखिरकार साधारण देवत्व उत्तराधिकारी इतनी जल्दी विरासत को स्वीकार नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, हम बस कुछ आसान काम तय कर सकते हैं, दुष्ट देवराज ने शांत भाव से कहा और पहले से ही अपनी देवत्व विरासत की तैयारी कर रहा था। दयालु ईश्वर राजा ने भी यही किया। दोनों वयस्कों को इतनी दिलचस्पी लेते देख असुर देवता उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे और थोड़ा अवाक महसूस करने लगे। बुराई का आकलन एक बुराई के स्रोत की शक्ति पर प्रारंभिक महारत, परोपकारी मूल्यांकन एक परोपकारी उत्पत्ति शक्ति की प्रारंभिक निपुणता। यह आकलन सामान्य प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में यह खुलेआम पक्षपात का कृत्य था। दुष्ट और परोपकारी मूल शक्ति केवल दो देवराजों के पास ही हो सकती थी, और ये दोनों देवराज स्पष्ट रूप से कियान रेनक्सिन को अपनी मूल शक्ति प्रदान करने की पूर्व योजना बना रहे थे। लेकिन दोनों देवराजों के सामने वह ज्यादा कुछ नहीं कह सका। वह केवल मुड़कर जा सकता था, मन ही मन आह भरते हुए बोला, आह, नजरों से दूर, मन से दूर। स्पिरिट हॉल के अंदर हॉल में दो प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी, एक काली और एक लाल, जिन पर घने अक्षर अंकित थे। दुष्ट देवता का आकलन, परोपकारी देवता का आकलन। हॉल में मौजूद सभी लोगों की निगाहें उन दो लाइट स्क्रीन पर टिक गईं। दौलुओं के भीतर विश्व में बहुत समय से कोई भी व्यक्ति ईश्वर के पद तक नहीं पहुंचा था, जिसके कारण कई आध्यात्मिक गुरुओं का मानना था कि देवलोक के देवता मात्र किंवदंतियां थे, और वह पौराणिक चमत्कार अब उनके सामने प्रकट हो गया था, जिसने उन्हें अचंभित कर दिया था। ये तो धोखा है ना? मैंने 97वें स्तर तक साधना की है और अभी तक किसी भी देवत्व ने मुझे नहीं चुना है, लाइट ब्लूम। दौलुओं ने थोड़ा बचकाना अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा। उसके बगल में मौजूद स्वर्ण मगरमच्छ डॉलू ने सोचते हुए निगल लिया, मैं 98वें स्तर पर हूं और देवत्व विरासत का सपना देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, अन्य भेंटों ने अपनी जुबान बंद कर ली। कियान रेनक्सिन के सामने मौजूद दिव्य विरासत को देखते हुए उन्हें लगा कि उनकी वर्षों की साधना व्यर्थ हो गई है। दुष्ट, परोपकारी, मुझे आश्चर्य है कि उनकी तुलना राक्षसों से कैसे की जा सकती है। बीबी डोम ने ऊपर लगी दो लाइट स्क्रीन को ध्यान से देखा। उसकी उंगलियां लयबद्ध तरीके से उसकी कुर्सी पर थपथपा रही थीं। वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने राक्षस देवता से पहले ही प्रारंभिक संपर्क स्थापित कर लिया था। हालांकि राक्षस वंशानुक्रम के लिए एक देवदूत उत्तराधिकारी का सेवन करना आवश्यक था। यही कारण था कि उसने अभी तक राक्षस वंशानुक्रम को पूरी तरह से सक्रिय नहीं किया था। जैसा कि उम्मीद थी, यह उनकी विरासत है, कियान रेनक्सिन ने सोचा। उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। ये दोनों देवता असंख्य लोगों की यात्रा करने के लिए उत्सुक थे और उन्हें एक उत्तराधिकारी की सख्त जरूरत थी। वह दो लाइट स्क्रीन के सामने से गुजरा, जिन पर 9 मूल्यांकन कार्य सूचीबद्ध थे। हालांकि केवल पहली तस्वीर ही प्रदर्शित हुई, बाकी तस्वीरें धुंधली थीं, मानो पिक्सेलेटेड हों। ऐसा लगता है कि अगले मूल्यांकन की सामग्री प्राप्त करने के लिए मुझे पिछला कार्य पूरा करना होगा। कियान रेनक्सिन ने पहले मूल्यांकन कार्य को देखते हुए अनुमान लगाया, बुराई और परोपकारी मूल शक्ति में महारत हासिल करें। जैसे ही उसने मूल्यांकन सामग्री देखी, प्रकाश की स्क्रीन से ओरिजिन पावर की दो धाराएं उभर आईं। ये दो बिल्कुल अलग अलग शक्तियां, एक काली और एक लाल, एक साथ दानव देवता की विशाल तलवार में प्रवेश कर गईं। क्या ये परोपकारी और दुष्ट मूल शक्ति है? कियान रेनक्सिन ने अपनी विशाल तलवार उठाई और तारों की रोशनी के बिंदु सक्रिय हो गए, जो चमकते हुए आधे अंधेरे और आधे प्रकाश में थे। वह तुरंत बैठ गया, विशाल तलवार को अपने घुटनों पर रखकर चुपचाप इस शक्ति को महसूस करने लगा। शिनेर को चुनने वाले दोनों देवता वास्तव में असाधारण हैं, कियान दाओलियो ने फिर से कहा। उस परोपकारी मूल शक्ति के भीतर सबसे शुद्ध प्रकाश शक्ति भी विद्यमान थी। दौलुओ विश्वदृष्टि में परोपकार और बुराई, प्रकाश और अंधकार की तुलना में स्वाभाविक रूप से उच्चतर अस्तित्व थे। कियान शुंजी ने खुशी से हंसते हुए कहा, शिनेर के साथ स्पिरिट हॉल निश्चित रूप से समृद्ध होगा। कियान दाओलियो ने भी सिर हिलाया। अंततः यह निस्संदेह एक अच्छी बात थी। दादाजी, ये क्या है? कियान रेनक्सिन ने अपना सिर झुकाकर दोनों लाइट स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए उत्सुकता से पूछा। यह एक दैवीय विरासत है, कियान दाओलियो ने प्यार से कहा और कियान रेनक्सिन के छोटे से सिर पर हाथ फेरा। वे दोनों उनके वंशज थे और भले ही उनकी प्रतिभाएं बराबर न हो, वह किसी के प्रति पक्षपात नहीं दिखाएंगे। कियान रेनक्सिन ने आगे पूछा, दिव्य विरासत? तो फिर यह सिर्फ भाई के पास ही क्यों है, जुए के पास क्यों नहीं? हाँ, देर तुम्हें भी एक मिल ही जाएगा, कियान दाओलियो ने हंसते हुए मजे से जवाब दिया। यहाँ तक कि जुड़वा आत्माओं से युक्त प्रतिभाशाली कियान रेनक्सिन के साथ भी उन्हें अभी भी महान पुजारी के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करना था और देवदूत देवता के लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकारी खोजना था। पिताजी, चूंकि शिनेर को देवत्व विरासत में मिली है, तो क्यों न हम? कियान शुंजी हिचकिचाई, बोलना चाहती थी लेकिन रुक गई। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि देवदूत ईश्वर का उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है। कियान दाओलियो ने हाथ हिलाकर उसे इशारा किया कि वह कियान रेनक्सिन के सामने इसका जिक्र न करे। उनकी बातचीत सुनकर कियान रेनक्सिन धीरे धीरे उठ बैठी। एक पुनर्जन्म लेने वाले प्राणी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से देवत्व विरासत के लिए आवश्यक शर्तों को जानता था। देवदूत विरासत को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए महान पुजारी का बलिदान आवश्यक था। चूंकि वह पुनर्जन्म लेकर आया था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसके प्यारे दादा कियान दाओलियो देवत्व की विरासत के लिए अपना जीवन खो दें। दूसरे शब्दों में, देवत्व की विरासत शुरू करने के लिए महापुजारी की बलि देने की आवश्यकता अपने आप में एक बहुत ही विचित्र शर्त थी। बेशक अब वह कुछ नहीं कहेगा। खैर, कियान रेनक्सिन को एंजेल गॉड पद विरासत में मिलने में अभी काफी समय था। तब तक शायद उसे परोपकारी और दुष्ट ईश्वर राजा का उत्तराधिकार प्राप्त हो चुका होगा। ईश्वर की स्थिति वह देखना चाहता था कि क्या देवदूत देवता कियान दाओलियो से स्वयं को बलिदान करने के लिए कहने का साहस करेंगे। कियान रेनक्सिन को उठते देख कियान दाओलियो उसके पास गई और पूछा, शिनर, क्या तुम्हारा काम हो गया? तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, कियान रेनक्सिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अपने भीतर उमड़ती आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए। बल्कि आध्यात्मिक शक्ति कुछ ज्यादा ही है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर फूल गया हो। यह बिल्कुल सामान्य है। आपका जन्म लेवल 30 पर हुआ है और आपने अभी तक एक भी स्पिरिट रिंग का शिकार नहीं किया है। कुछ दिनों में मैं आपको स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करने के लिए एक भेंट भेजूंगा। कियान दाओलियो मुस्कुराते हुए कियान रेनक्सिन के आगे चलते हुए बोली, आओ दादाजी को तुम्हारी आत्मा देखने दो। कियान रेनक्सिन ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उन्हें आगे बढ़ाया। परोपकारी और दुष्ट मूल की सहायता से विशाल तलवार आत्मा का पूर्ण विकास हुआ, जिससे उसके अन्य दो रूप पूरी तरह से सक्रिय हो गए। बायां हाथ काले लाल रंग के दानव रूप का था और दायां हाथ सुनहरे सफेद रंग के देव रूप का था। मूल साधारण मानव रूप गायब नहीं हुआ था। एक विचार मात्र से ही विशाल तलवार का साधारण रूप प्रकट हो सकता था। ओह, क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे पास भी जुड़वा आत्माएं हैं? कियान दाओलियो ने आश्चर्य से पूछा, अपने बाएं और दाएं हाथों पर बने देवता और दानव के प्रतीकों को देखते हुए। दादाजी का मानना था कि आत्मा के रूपांतरण के बाद वह एक ही आत्मा बन जाती है। कियान रेनक्सिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपनी तीसरी आत्मा दानव देवता की विशाल तलवार निकाली। दादाजी, सही सी कहूं तो मेरे पास 3 स्पिरिट होने चाहिए।
तीन आत्माएं। क्या इस दुनिया में तीन आत्माओं वाले आत्मा स्वामी भी हैं? कियान दाओलियो के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। हालांकि वह डॉलुओं के शीर्ष विशेषज्ञ थे, दुनिया में उसने कभी तीन आत्माओं के बारे में नहीं सुना था। 6 तीन वीर आत्माओं का आतंक, सितारों की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार। अध्याय 6 तीन वीर आत्माओं का आतंक, सितारों की ओर जाने की तैयारी करो। अध्याय 6 तीन आत्माओं का आतंक, स्टार 2 की ओर जाने की तैयारी। कियान रेनक्सिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपने दाहिने हाथ में मौजूद दिव्य आत्मा को प्रकट किया। जल्द ही उनके भीतर पवित्र और शुद्ध शक्ति प्रवाहित हो रही थी, उनके सुनहरे बाल लहरा रहे थे। सुनहरी रोशनी से उसकी आंखें भर गईं, जिससे वह किसी देवता जैसा दिखने लगा। उसके हाथ में मौजूद दानव देवता की विशाल तलवार भी रूपांतरित हो गई, उसका गहरा रंग फीका पड़ गया और वह एक सुनहरी लंबी तलवार में बदल गई, जिसकी धार अद्वितीय दिव्य शक्ति से उत्प्रोत थी। इतनी शक्तिशाली प्रकाश ऊर्जा, कियान दाओलियो की अत्यधिक प्रशंसा हुई। यह प्रकाश ऊर्जा इतनी शुद्ध थी कि उसे भी इसकी प्रशंसा करनी पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके भीतर की शक्ति मात्र प्रकाश से कहीं अधिक थी। हालांकि स्थिति बदल गई। कियान रेनक्सिन ने अपने बाएं हाथ में मौजूद दानव मार्शल सोल का उपयोग करते हुए रूपांतरित होने की तैयारी की। लाल और काले रंग की आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ और उसके बैंगनी काले बाल बेतहाशा उड़ने लगे। उसकी आंखों में एक गहरा प्रकाश उमड़ पड़ा, जिसमें पागलपन की झलक थी। एक सीधी नजर भी किसी के दिमाग पर असर डाल सकती थी अगर उसका संकल्प पर्याप्त मजबूत न हो। सुनहरी लंबी तलवार गहरे बैंगनी रंग में परिवर्तित हो गई, जो बेहद भयावह प्रतीत हो रही थी। यह दुष्ट अंधकारमय शक्ति इतनी शक्तिशाली है, दूर से देख रही बीबी डोंग ने अनजाने में उनकी आत्माओं की तुलना की। उसकी दोनों आत्माएं उच्चतम स्तर की दुष्टता वाली थीं। घोर बुराई और अंधकार के संदर्भ में वह कियान रेनक्सिन के दानव रूप से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती थी। राक्षस देवता द्वारा प्रदत्त शक्ति होने के बावजूद भी उसे अभी भी थोड़ी असमानता महसूस हो रही थी। किस शक्तिशाली दैवीय शक्ति ने इस बच्चे को चुना? अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के बाद कियान रेनक्सिन सामान्य स्थिति में लौट आया और उसने अपनी सभी दैवीय दानव शक्ति वापस ले ली। उसके पास कुल 3 आत्माएं थीं। वे थे ईश्वर की आत्मा, दानव की मार्शल आत्मा और विशाल तलवार वाला मानव आत्मा। ईश्वरीय और दानवीय आत्माओं को व्यक्तिगत रूप से उनके मानव रूप से जोड़ा जा सकता था, और वे उसके मानवीय रूप की आध्यात्मिक क्षमताओं में भी परिवर्तन ला सकते हैं। उसके पास पहले से ही भविष्य में पहनने वाले स्पिरिट रिंग के संयोजनों की एक प्रारंभिक योजना थी। वास्तव में ये 3 आत्माएं हैं, कियान दाओलियो ने मन ही मन सोचा। यह खबर वाकई बेहद चौंकाने वाली थी। इसके अलावा इन तीनों आत्माओं में से कोई भी कमजोर नहीं लग रही थी। उसने कियान रेनक्सिन के कंधे पर हाथ रखा और गंभीरता से उसे निर्देश दिया। शिनेर, 3 आत्माओं का होना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक शक्ति का लालच मत करो। तुम्हारी बाईं और दाईं ओर की आत्माओं की शक्तियां परस्पर विरोधी हैं, इसलिए तुम्हें संतुलन बनाए रखना होगा। समझ गया दादाजी, कियान रेनक्सिन ने सिर हिलाया। अच्छा तो फिर कल मैं किसी को आपके और जुएर को आत्मा शिकार स्थल पर आत्मा राक्षसों का शिकार करने के लिए ले जाने का इंतजाम करूंगा। कियान दाओलियो बेहद प्रसन्न हुई और उसने तुरंत एक वादा किया। स्पिरिट हॉल महाद्वीप की सबसे प्रमुख शक्ति के रूप में उनके पास आत्माओं की खोज के लिए एक विशाल क्षेत्र था, जिसका उपयोग वे विशेष रूप से स्पिरिट रिंग की खोज के लिए करते थे। हालांकि आमतौर पर केवल महल के स्वामी से ऊपर के पद वाले ही अपने वंशजों को प्रवेश करने और आत्माओं का शिकार करने की अनुमति देने के योग्य होते थे। बड़े भाई, मुझे इन दोनों बच्चों को ले जाने दीजिए। गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलू ने सबसे पहले स्वेच्छा से आगे आकर यह बात कही। स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करने में बहुत समय लगता है और गोल्डन क्रोकोडाइल बिग ब्रदर बहुत व्यस्त है। लाइट प्लम डॉलुओ ने भी प्रतिस्पर्धा करते हुए कहा। दरअसल मैं ज्यादा उपयुक्त हूँ, क्योंकि मैं हर दिन बहुत आलसी रहता हूँ। किंग लुआन डॉलुओ ने खांसते हुए कहा। मेरे पास भी आजकल कोई जरूरी काम नहीं है, मैं शिनेर और जुएर के साथ आत्माओं का शिकार करने जा सकती हूँ। तुम सबको क्या हो गया है? हर दिन तुम मुझसे साधना के लिए पर्याप्त समय न मिलने की शिकायत करते हो, लेकिन आज तुम बिल्कुल ही अलग तरह से व्यवहार कर रहे हो। कियान दाओलियो ने अजीबोगरीब ढंग से पलटकर पूछा, लेकिन उसने जल्दी ही कारण का पता लगा लिया और अपनी हंसी को मुश्किल से रोक पाया। जो लोग वरिष्ठ पद तक पहुंचने में सक्षम थे, वे सभी स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनकी उम्र भी काफी अधिक थी। मृत्यु के सामने यहां तक कि सबसे शक्तिशाली स्पिरिट मास्टर भी इसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता था। पहले देवलोक में आरोहण करना बहुत अस्पष्ट था और इसी वजह से वे आशा करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन उनके सामने 2 देवताओं की विरासत रखने वाले कियान रेनक्सिन मौजूद थे। शायद वह कुछ संपर्क स्थापित कर सके, जिससे उन्हें देवत्व प्राप्त करने और उत्थान करने का मौका मिल सके। अनंत जीवन काल का लालच बहुत प्रबल था। आमतौर पर अलग थलग रहने वाले बुजुर्गों को भी विनम्र होकर स्वयं सेवा करने के लिए प्रेरित करना। दादाजी, आपके स्नेह के लिए धन्यवाद। कियान रेनक्सिन ने पहले विनम्रतापूर्वक उन्हें धन्यवाद दिया। भले ही उनके उत्साह का कुछ हिस्सा स्वार्थपूर्ण था, अंततः वे अब भी उससे कृपा प्राप्त करना चाहते थे, जो निश्चित रूप से कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन मैं आत्मा की खोज के मैदान में आत्मा की अंगूठी प्राप्त नहीं करना चाहता। मैं तारा डो महान बन जाना चाहता हूँ। कई दादाजी अपने कामों में व्यस्त हैं, इसलिए इसमें बहुत समय लग सकता है और आपका समय भी बर्बाद हो सकता है। कियान रेनक्सिन ने आगे कहा। इसके अलावा यदि उपयुक्त देवता मौजूद हों तो मैं उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करूंगा। बिग ब्रदर के पोते से जैसी उम्मीद थी, वैसा ही होशियार और चालाक है। स्वर्ण मगरमच्छ डॉलू ने सहजता से और दिल खोलकर हंसते हुए कहा। तुम्हारे दूसरे दादाजी तुम पर भरोसा कर रहे हैं, अकेले दम पर। शायद इस जन्म में मेरे भगवान बनने का कोई मौका ही नहीं है। मुझे मत भूलना शिनेर, जब तुम छोटी थी तब मैंने तुम्हारे डायपर भी बदले थे। लाइट ब्लूम डॉलू ने भी अपना हाथ हिलाया और अधिक उपस्थिति की तलाश में तत्पर था। 5वीं बात, आप उस मुद्दे को कैसे उठा सकते हैं? कियान दाओलियो ने अपना चेहरा ढक लिया। वह कुछ देर तक अवाक रह गया। हे, लाइट ब्लूम डॉलू ने अपना सिर खुजाया। बड़े बुजुर्गों ने भी जाने की जिद नहीं की। स्टार 2 ग्रेट फॉरेस्ट में स्पिरिट बीस्ट के अधिक प्रकार थे और इस प्रकार चुनने के लिए संभावित स्पिरिट बीस्ट लक्ष्यों की संख्या भी अधिक थी। हालांकि एक उपयुक्त स्पिरिट रिंग ढूंढना काफी मुश्किल था। अक्सर एक उपयुक्त स्पिरिट रिंग ढूंढने में पूरा 1 या 2 महीने का समय लग जाता था और कियान रेनक्सिन को अकेले ही पूरक के रूप में 3 स्पिरिट रिंग की आवश्यकता थी। आने जाने में लगने वाले समय को भी जोड़ दें तो आधा साल लग जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्पिरिट हॉल की सर्वोच्च युद्ध शक्ति के रूप में वे हर दिन सिर्फ खेलते कूदते नहीं थे, उन्हें कई कठिन कार्य करने होते थे। लेकिन उन्होंने कियान रेनक्सिन के शब्दों की सराहना की। अगर कभी भी किसी काम के लिए उनकी जरूरत पड़ी तो वे बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। फिर मैं स्पिरिट हॉल में से कुछ चुन लूंगा। बड़े बुजुर्गों को अपने साथ ले जाएं। कियान शुंजी आगे बढ़कर बोली। उनकी वर्तमान पहचान स्पिरिट हॉल के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष की थी, जो एल्डर पैलेस की देखरेख करते थे। इस बार कियान रेनक्सिन ने मना नहीं किया।
उनकी स्थिति को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए कुछ वरिष्ठ सदस्यों का साथ होना न्यूनतम आवश्यकता थी। क्राइसेंथेमम एल्डर, घोस्ट डॉलुओ और स्पिरिट काइट डॉलुओ कियान रेनक्सिन ने कुछ देर सोचा और एक संतोषजनक उत्तर निकाला। यह संयोजन काफी दिलचस्प था। भले ही उनका सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से हो, जब तक क्राइसेंथेमम घोस्ट डॉलू ने 2 एक्सट्रीम स्टेसिस डोमेन का उपयोग किया, स्पिरिट काइट डॉलू अपनी पक्षी जैसी आत्मा के साथ उसे युद्ध के मैदान से जल्दी से दूर ले जा सकती थी, जिससे कम से कम यह सुनिश्चित हो जाता कि उसका जीवन खतरे में नहीं है। कियान शुंजी के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। वह कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए तुरंत हॉल से बाहर निकल गया। बीबी डोंग भी जल्दी से चली गई। अपने निजी कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा कसकर बंद कर लिया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अपनी मानसिक शक्ति से जुड़ना। जब वह वर्षों पहले वध नगरी गई थी, तब राक्षस देवता ने गुप्त रूप से उसमें दैवीय चेतना का एक अंश डाल दिया था। गुप्त कक्ष में सबसे विकट क्षण में उसके भीतर का अंधकार पूरी तरह से प्रज्वलित हो गया और राक्षस देवता ने अंततः उसे स्वीकार कर लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी मान लिया। उनकी सक्रिय संचार शैली के तहत उस दिव्य चेतना के अंश से काली ऊर्जा उत्सर्जित हुई। बीबी डोंग समझ गई कि इसका मतलब है कि राक्षस देवता अवतरित हुए हैं। राक्षस देव, दयालु देवता और दुष्ट देवता किस स्तर की दैवीयता रखते हैं। आज मेरी मुलाकात उनके उत्तराधिकारी से हुई, जिनमें एक साथ परोपकार और बुराई दोनों की दैवीय विरासत मौजूद है। मुझे लगता है कि वे बहुत शक्तिशाली हैं। दिव्य चेतना पर मौजूद काली ऊर्जा एक क्षण के लिए रुक गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी को संसाधित करने में असमर्थ थी। अंत में उन्होंने दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए बीबी डोंग की आंखों के सामने 4 बड़े अक्षर प्रकट किए, उकसाओ मत। 7 हुलीना भाइयों और बहनों, अध्याय 7 हुलीना भाई बहन, अध्याय 7 हुलीना और उसका भाई धने काले अक्षरों को देखकर बीबी डोंग का दिल दहल गया। वह सोच रही थी कि दिव्यता क्या है। शिनेर को ऐसी शक्ति विरासत में मिली थी जो राक्षस देवता को इतना भयभीत कर सकती थी। उसने कियान शुंजी के खिलाफ अपने प्रतिशोध को अस्थायी रूप से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। बुजुर्गों के हॉल के अंदर, भाई क्या आप स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट जा रहे हैं? जोएर भी जाना चाहती है। कियान रेनक्स्यू पास आकर कियान रेनक्सिन की बाह पकड़ते हुए बोली। वह अभी भी 6 साल की बच्ची थी। सामान्यतः कियान शुंजी और कियान दाओलियू बहुत व्यस्त रहती थीं, इसलिए केवल कियान रेनक्सिन ही हर दिन उसके साथ खेलती थी। समय बीतने के साथ साथ भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। जोएर, तुम्हारी 6 विंड एंजल मार्शल सोल के लिए सोल हंटिंग ग्राउंड में पहले से ही स्पिरिट रिंग्स चुनी जा चुकी हैं। स्पिरिट रिंग्स की खोज के लिए स्टार डो जाने की कोई जरूरत नहीं है, कियान दाओलियू ने धीरे से कहा। स्पिरिट हॉल द्वारा विरासत में मिली एक ईश्वर स्तरीय आत्मा के रूप में कई प्रकाशगुण वाले आत्मा पशुओं को, जिनका शिकार करने की आवश्यकता थी, आत्मा शिकार मैदान में पाला गया था। दोबारा स्टार डो जाना फायदे से ज्यादा परेशानी भरा साबित होगा। कियान रेनक्स्यू ने मुंह बनाया और चुप रही। कियान रेनक्सिन ने अपने छोटे से सिर को सहलाया। उसके सुनहरे बाल बेहद मुलायम थे और सलाह देते हुए कहा, जोएर, तुम्हें सोल हंटिंग ग्राउंड में जाकर अपनी आत्मा का चुनाव करना चाहिए। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए एक उपहार लाऊंगी, ठीक है? फिर कियान रेनक्सू को इस परिणाम को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाते हुए कहा, पक्का वादा, मैं भाई के उपहार का बेसब्री से इंतजार करूंगी। चिंता मत करो, यह तुम्हें जरूर संतुष्ट करेगा। कियान रेनक्सिन मुस्कुराई और उससे वादा किया। सब कुछ सुलझ जाने के बाद कियान रेनक्सिन ने एल्डर्स हॉल छोड़ दिया और स्पिरिट हॉल के अनाथालय में आ गई। जुड़वा आत्माओं और शीर्ष स्तरीय साधना प्रतिभा से संपन्न एक अनमोल रत्न बीबी डोंग की खोज के बाद स्पिरिट हॉल ने स्पिरिट मास्टर बनने की क्षमता रखने वाले बच्चों के एक हिस्से का चयन करने के लिए अनाथों को गोद लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल, जिन बच्चों में स्पिरिट मास्टर बनने की प्रतिभा नहीं होती, उन्हें त्यागा नहीं जाता। उन्हें स्पिरिट हॉल के स्वामित्व वाले विभिन्न उद्योगों और स्कूलों में भेजा जाता है, ताकि वे कोई शिल्प सीख सकें और अपनी आजीविका कमा सकें। जैसे ही वह अनाथालय में दाखिल हुआ, सुनहरे बालों वाली एक चंचल और प्यारी लड़की दौड़कर आई। हालांकि वह केवल 4 या 5 साल की थी, लेकिन उसके कोमल चेहरे पर पहले से ही एक खूबसूरत लड़की बनने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। शिंगे, तुम यहाँ क्यों हो? अभी सप्ताहांत नहीं आया है, मैं अनाथालय नहीं छोड़ सकती। कियान रेनक्सिन ने तुरंत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने अपने स्पेशियल स्पिरिट टूल से एक क्रीम केक निकाला और उसे दे दिया। धन्यवाद शिंगे। कूलीना ने क्रीम केक उठाया और उसके चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। अनाथालय में जीवन आसान नहीं था। उन्हें मूल रूप से केवल जीवित रहने के लिए पर्याप्त संसाधन ही दिए जाते थे। उनके लिए केक का एक टुकड़ा खा पाना भी एक दुर्लभ अवसर था। कूलीना को खुशी खुशी खाते देख फिर कियान रेनक्सिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ समझाया, मैं इन 2 दिनों में स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करने के लिए स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट जा रहा हूँ। शायद मैं कुछ समय तक वापस नहीं आ पाऊंगा। थोड़ी देर का मतलब कितना समय होता है? चेहरे पर क्रीम लगाए हुए कूलीना ने सवाल पूछना जारी रखा। हम लगभग आधा साल, कियान रेनक्सिन ने एक अनुमानित संख्या बताई। दरअसल वह न केवल स्पिरिट रिंग हासिल करने जा रहा था, बल्कि उसे और भी कई काम करने थे। आधा साल शायद पर्याप्त नहीं होगा। क्षमा ही। कूलीना ने कुछ देर सोचा और थोड़ी चिंता के साथ पूछा, स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट बहुत खतरनाक है ना? मेरे शिक्षक ने कहा था कि वहां के सभी आत्मा राक्षस बहुत भयानक हैं। हाँ, मैं 3 स्पिरिट हॉल लाया हूँ, बड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए कोई खतरा नहीं होगा। कियान रेनक्सिन ने सीढ़ियों पर बैठते हुए धीरे से कहा। तो मैं शिंगे के साथ जाऊंगा। अनाथालय भी काफी उबाऊ है। कूलीना कियान रेनक्सिन के बगल में बैठ गई और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। इस उम्र में उसके अंदर रोमांटिक भावनाएं पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थीं। फिलहाल वह कियान रेनक्सिन को केवल एक भाई के समान मानती थी। अनाथालय में उबाऊ समय के दौरान कियान रेनक्सिन की विचित्र और अद्भुत कहानियां ही उसके मनोरंजन का मुख्य साधन थीं। नहीं, स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करना कोई आरामदेह यात्रा नहीं है, कियान रेनक्सिन ने विनम्रता से मना किया। जैसे ही आप अपनी आत्मा को जागृत करेंगे, मैं आपके साथ स्टार डो में स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करने चलूंगी। कूलीना ने कोई आपत्ति नहीं जताई और एक और सवाल पूछा। ठीक है, तो क्या आप मुझे पिछली कहानी का अंत बता सकते हैं? अंत में तांगसान नाम के उस खलनायक का क्या हुआ? ओह, तांगसान किसी और की चीजें चुराते हुए पकड़ा गया और शियाओ यान के शासक ने उसे पीट-पीट कर मार डाला। कियान रेनक्सिन ने आगे पूछा, नायर, यह कहानी हमें क्या सबक सिखाती है? लोगों को छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। कूलीना ने गंभीरता से जवाब दिया, और प्यार में पागल होकर मूर्ख मत बनो। कियान रेनक्सिन ने संतुष्टि से उसके छोटे से सिर पर थपथपाया। शिक्षा की शुरुआत जल्दी होनी चाहिए। वह नहीं चाहता था कि इतनी अच्छी छोटी बहन दूसरों के बहकावे में आ जाए। कूलीना को कियान रेनक्सिन द्वारा सिर सहलाना बहुत अच्छा लगा और उसने संतुष्टि से अपनी आंखें बंद कर ली। इस पल पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। कियान रेनक्सिन ने अपना सिर घुमाकर देखा तो एक भूरे बालों वाला आकर्षक और मनमोहक युवक उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उस युवक ने थोड़ा सिर झुकाकर अभिवादन किया। भाई शिन, ऐसा लगता है कि आपने
अपनी आत्मा को जागृत कर लिया है। इन 2 दिनों में तुम भी अपनी आत्मा को जागृत करोगे, जी युए, कियान रेनक्सिन खड़ी होकर जवाब में बोली। यह हु लीना का भाई शी युए था। वह भावी स्वर्णिम पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली सदस्य था, स्पिरिट हॉल में सबसे कम उम्र के स्पिरिट किंग्स में से एक था और उसने अपनी खुद की स्पिरिट क्षमता फुल मून बनाई थी। अगर तानसान के पास अपने नायक की तरकीब न होती तो वह अकेले ही श्रेक के साथ शैतानों को कुचल सकता था। हाँ, आपसे थोड़ा धीमा, जी युए ने शांत भाव से कहा, फिर आगे जोड़ा, हमारी प्रतियोगिता को मत भूलना, यह देखने के लिए कि कौन सबसे पहले डॉलुओ की उपाधि प्राप्त कर सकता है। जिया युए उलीना से 1 साल से भी अधिक उम्र का था और वह भी अपनी आत्मा को जागृत करने की उम्र में था। भूला नहीं हूँ। अगर तुम हार गए तो मुआवजे के तौर पर अपनी बहन मुझे दे दोगे, कियान रेनक्सिन ने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक किया। मुझे डर है कि शर्त लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े होकर तुम एक साधारण से इशारे से ही उसे मोहित कर लोगे, शी युए ने मुंह बनाते हुए कहा। भले ही वह उसका सगा भाई था, लेकिन हुलीना अब कियान रेनक्सिन के ज्यादा करीब थी। भाई, हुलीना ने थोड़ी शर्माते हुए पुकारा। कुछ देर तक हंसी मजाक के बाद इसके बाद जी यू ने पहल करते हुए पूछा, आपने किस आत्मा को जागृत किया? यह वही देवदूत आत्मा तो नहीं हो सकती जो महायाजक की थी, है ना? नहीं, कियान रेनक्सिन ने सिर हिलाया। जिया युए ने चुपके से राहत की सांस ली। उन्हें 6 विंड एंजेल मार्शल सोल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन केवल अफवाहों के आधार पर जिस किसी के पास भी यह आत्मा होती थी वह एक अद्वितीय प्रतिभा के समान अस्तित्व रखता था, जिसकी साधना की गति को स्वर्ग विरोधी कहा जा सकता था। चूंकि कियान रेनक्सिन के पास 6 विंड एंजेल मार्शल सोल नहीं था, इसलिए उसके पास संभवतः जन्मजात पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति होगी और शायद अभी भी उनके पास खुद की तुलना करने का मौका होगा। जिया युए के उत्सुक चेहरे को देखकर कियान रेनक्सिन ने शांत भाव से मुस्कुराया। उसने अभी तक अपनी जन्मजात 30वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति और अपने भीतर सहअस्तित्व रखने वाली 3 आत्माओं को प्रकट करने की योजना नहीं बनाई थी, अन्यथा इससे उसका दांव हृदय सीधे चकनाचूर हो जाएगा। वह शी युए की खेती करने का इरादा रखता था। आखिरकार प्रतिभा के मामले में जुड़वा आत्माओं और ईश्वर स्तरीय आत्माओं के अलावा वह निश्चित रूप से डॉलुओ महाद्वीप एक में एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व था, जो दाई मुबाई जैसे लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। जिया युए और उसकी बहन से कुछ देर बातचीत करने के बाद कियान रेनक्सिन ने अनाथालय छोड़ दिया। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर अचानक उसके पीछे 2 आकृतियां प्रकट हुई। उन दोनों की आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव बहुत शक्तिशाली थे, कम से कम टाइटल डॉलुओ स्तर पर तो थे ही। कियान रेनक्सिन ने भी उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिया और धीरे धीरे मुड़कर देखने लगी। उनमें से एक दुबली तली थी, जिसकी सूरत में एक विचित्र और अनोखी सुंदरता झलकती थी। दूसरे व्यक्ति की आकृति भूत की तरह अलौकिक थी और उसके चेहरे पर भयानक भूतिया निशान थे। पुनश्च कृपया टिकट एकत्र करें, कृपया टिकटों की अनुशंसा करें, 8 सनसेट फॉरेस्ट जाएं और स्पिरिट काइट डॉलुओ की सवारी करें। अध्याय 8 सूर्यास्त वन में जाओ, स्पिरिट काइट डॉलुओ की सवारी करो। अध्याय 8 सूर्यास्त वन की ओर प्रस्थान। स्पिरिट काइट डॉलुओ पर सवार युवा मास्टर क्राइसेंथेमम डॉलू और घोस्ट डॉलू ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। उनके चेहरे अभी भी आश्चर्य से भरे हुए थे। उन्हें कियान शुंजी से कियान रेनक्सिन की असाधारण प्रतिभा के बारे में पहले ही पता चल चुका था। यह कहा जा सकता है कि स्पिरिट हॉल के हर एल्डर ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते थे। आखिरकार जिसकी भी आंखें थीं, वह देख सकता था कि कियान रेनक्सिन निसंदेह स्पिरिट हॉल का भावी प्रमुख होगा। जब तक वे उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे, उनकी भविष्य की स्थिति मूल रूप से सुरक्षित रहेगी। बड़े साहब, कृपया खड़े हो जाइए, कियान रेनक्सिन ने शांत भाव से कहा। आप दोनों को मेरे पिता द्वारा निर्धारित कार्य के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, क्रिसेंथेमम डॉलुओ ने जवाब दिया। लिंग युआन अभी भी एक मिशन पर है, लेकिन वह अब जल्दी वापस आ रही है और कल समय पर पहुंच जाएगी। कियान रेनक्सिन ने सिर हिलाया। युवक स्वामी, क्या हम कल सीधे स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट जा रहे हैं? आपको स्पिरिट बीस्ट की किस वर्ष सीमा की आवश्यकता है? युए गुआन ने आदरपूर्वक पूछा। हम पहले सनसेट फॉरेस्ट जाएंगे, मुझे वहां कुछ काम निपटाना है, कियान रेनक्सिन ने सिर हिलाते हुए कहा। सनसेट फॉरेस्ट? युए गुआन और गुई मेई ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें यह बात समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। सनसेट फॉरेस्ट में स्पिरिट बीस्ट्स का आकार काफी सामान्य था, जो स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट से बिल्कुल भी तुलनीय नहीं था। यह शायद स्पिरिट हॉल के अपने सोल हंटिंग ग्राउंड से भी बेहतर न हो। हालांकि चूंकि यह कियान रेनक्सिन का निर्णय था, इसलिए वे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते थे। आखिरकार वह 2 देवताओं के उत्तराधिकारी थे। शायद ईश्वर लोक में विराजमान देवत्वों ने दिव्य रहस्य का एक संकेत प्रकट किया हो और देखने में साधारण लगने वाला सूर्यास्त वन किसी अनूठी चीज को अपने अंदर समेटे हुए हो। कियान रेनक्सिन ने इस बारे में और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सनसेट फॉरेस्ट पहुंचते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उसे बर्फ और अग्नि यिन यांग कुएं से अमर जड़ी बूटी प्राप्त करनी ही थी। वहां मौजूद कई अमर जड़ी बूटियां शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकती हैं और स्पिरिट रिंग को अवशोषित करने की वर्ष सीमा को बढ़ा सकती हैं, जिससे यह डॉलू डालू एक में सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक बन जाता है। दाई मुबाई और मां होंगजुन जैसे पात्र, जिनकी प्रतिभाएं स्वाभाविक रूप से मजबूत नहीं थीं, अमर जड़ी बूटियों से प्राप्त संवर्धन के बिना भीड़ में खो जाते और सच्चे प्रतिभावानों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ होते। इसके अलावा आइस एंड फायर यिन यांग वेल में इससे भी अधिक आश्चर्यजनक अवसर छिपा हो सकता है। किंवदंती के अनुसार 2 ईश्वर राजा स्तर के हिम अग्नि ड्रैगन राजाओं के अवशेष बर्फ के तालाब और अग्नि झरने के नीचे थे। स्पिरिट रिंग निश्चित रूप से गायब हो गई थी, लेकिन अगर वे अपने पीछे कोई स्पिरिट बोन छोड़ जाएं, तो यह वास्तव में एक बहुत बड़ा खजाना होगा। यदि दोनों ड्रैगन राजा निम्न स्तर पर भी चले गए होते और उनकी शक्ति बहुत कम हो गई होती, तब भी वे अनुमानतः 10 लाख वर्ष के स्तर पर ही होते। हालांकि उनके वर्तमान स्वरूप को शायद इन्हें आत्मसात करना मुश्किल लगेगा। आखिरकार 10 लाख साल पुरानी स्पिरिट बोन की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह अपनी वर्तमान अवस्था में सहन कर सके, लेकिन कम से कम किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से बचने के लिए उसे पहले उन पर दावा करना ही था। अगले दिन कियान रेनक्सिन, क्राइसेंथेमम डॉलू और घोस्ट डॉलू काफी देर तक प्रवेश द्वार पर इंतजार करते रहे। स्पिरिट काइट डॉलू अंततः देर से पहुंचा। उनके कोमल चेहरे से एक परिपक्व आकर्षण झलक रहा था और उनके छोटे हल्के बैंगनी बाल सुरुचिपूर्ण और सलीकेदार लग रहे थे। काले रंग की चुस्त दुरुस्त पोशाक ने उनके सुडौल व्यक्तित्व को और भी निखार दिया था। उसके पीछे 2 ज्वाला से जलते हुए पंख फैले हुए थे और हर फड़फड़ाहट से आग की लहरें उठ रही थीं। प्रवेश द्वार पर कियान रेनक्सिन, क्राइसेंथेमम डॉलू और घोस्ट डॉलू को इंतजार करते देख वह थोड़ी घबराई हुई सी दिखी। अपने पंख फड़फड़ाते हुए वह तेजी से कियान रेनक्सिन के सामने आई और एक घुटने पर बैठ गई। मुझे देर हो गई है, कृपया मुझे दंडित करें युवा स्वामी। कोई जरूरत नहीं, तुम अपने मिशन के दौरान जल्दी वापस आ गई थी, मैं तुम्हें सजा कैसे दे सकती हूँ? कियान रेनक्सिन आगे बढ़ी और उसे उठने में मदद की। लिंग युआन का दिल खुश हो गया।
जब वह एक मिशन पर थी तब उसे खुफिया जानकारी के माध्यम से पता चल गया था कि कियान रेनक्सिन की आत्मा का जागरण कितना असाधारण था। जब उसने सुना कि कियान रेनक्सिन ने विशेष रूप से उससे आत्मा की खोज के लिए अनुरोध किया है तो वह लगभग बिना रुके स्पिरिट हॉल की ओर दौड़ पड़ी। एल्डर पैलेस में उनकी योग्यताएं अभी भी अपर्याप्त थीं। उन्होंने अभी टाइटल डॉलुओ का दर्जा हासिल किया था और उन्हें एल्डर के पद पर पदोन्नत किया गया था। शक्तिशाली पादरियों से तुलना करने की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि महान एल्डर और द्वितीय एल्डर माने जाने वाले क्रिसेंथेमम और घोस्ट की तुलना में भी वह तुलना के योग्य नहीं थी। स्पिरिट हॉल के भावी उत्तराधिकारी कियान रेनक्सिन का पक्ष जीतना ही उसके लिए हालात बदलने का लगभग एकमात्र मौका था। ठीक है, चूंकि लिंग युआन आ गया है, चलिए चलते हैं, युए गुआन ने धीरे से कहा और कियान रेनक्सिन के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ गई। वे जिन्हें डॉलुओ की उपाधि प्राप्त थी उड़ सकते थे, लेकिन कियान रेनक्सिन ऐसा नहीं कर सका। उसकी तीनों आत्माओं में अस्थायी रूप से उड़ने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वह केवल रथ से ही यात्रा कर सकता था। सौभाग्यवश स्पिरिट हॉल की गाड़ियां आम गाड़ियों जैसी नहीं थीं। आगे चल रहे घोड़े पालतू मिश्रित नस्ल के स्पिरिट बीस्ट थे और गाड़ी अपने आप में एक आध्यात्मिक उपकरण थी। तेज गति पर भी अंदर बैठे लोगों को कोई झटका महसूस नहीं होता था। स्पिरिट काइट डॉलू खुद को साबित करने के लिए उत्सुक होकर बेचैनी से पूछा, क्या हम स्टार डॉग ग्रेट फॉरेस्ट जा रहे हैं? मुझे एक शॉर्टकट पता है। नहीं, हम सनसेट फॉरेस्ट जा रहे हैं, यू गुआन ने सिर हिलाते हुए कहा। सनसेट फॉरेस्ट लिंग युआन भी थोड़ी उलझन में लग रही थी और आगे कुछ पूछने ही वाली थी कि उसके बगल में खड़ी हुई मे ने ठंडे लहजे में उसे याद दिलाया, यह छोटे मालिक की व्यवस्था है। यह सुनकर लिंग युआन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं कहा। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि कियान रेनक्सिन के आदेशों पर सवाल उठा सके, लेकिन तभी उसे पुण्य कमाने का एक और अवसर सूझा और वह तुरंत उत्साहित हो गई। युवक, क्या मैं आपको उठाकर वहां उड़कर ले जाऊं? आखिर यात्रा लंबी है और उड़ने से बहुत समय बच जाएगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग किया और उसकी पीठ से लगभग 2 मीटर लंबे 2 अग्निमय पंख निकल आए जो कियान रेनक्सिन का वजन उठाने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। मेरी आत्मा उड़ने की क्षमता रखती है। जब हम हवा में होते हैं तो छोटे मालिक को बस मुझ पर बैठना होता है और मैं बहुत स्थिर रूप से उड़ती हूँ। युए गुआन और गुई मेई ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा कि लिंग युआन की बात में दम है। भले ही घोड़ा गाड़ी तेज गति से चलती हो, लेकिन यह निश्चित रूप से सीधे हवाई यात्रा जितनी सुविधाजनक नहीं थी। लेकिन उनके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे सभी कियान रेनक्सिन की ओर देखने लगे। कियान रेनक्सिन का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे लगा कि एक गर्म परिपक्व महिला पर बैठना कुछ अजीब सा था, लेकिन वह ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मना नहीं किया। बहुत अच्छा, मैं आपकी बात सुनूंगा। वह लिंग युआन के पीछे पीछे चला, अपना हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर डाला और अपने शरीर को उसके शरीर से सटा लिया। युवक स्वामी, क्या आप तैयार हैं? मैं उड़ान भरने ही वाला हूं। लिंग युआन बहुत उत्साहित लग रहा था। आखिरकार कियान रेनक्सिन के साथ अधिक संपर्क होने से उस पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उन दोनों के बहुत करीब होने के बारे में उसके मन में और कोई विचार नहीं थे। कियान रेनक्सिन बहुत सुंदर था, लेकिन वह अभी भी एक बच्चा ही था। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होने के बावजूद, जिससे वह कुछ साल बड़ा दिखने लगा था, उम्र का अंतर अभी भी बहुत अधिक था। अधिक से अधिक ऐसा प्रतीत होता था जैसे एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई की देखभाल कर रही हो। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने कियान रेनक्सिन को हवा में उठा लिया। हवा में पहुंचने के बाद कियान रेनक्सिन ने अपनी बैठने की मुद्रा को ठीक किया। उसकी टांगें उसकी पतली कमर के चारों ओर कसकर लिपट गईं और उसे यह आश्चर्यजनक रूप से आरामदायक लगा। उसने सोचा, जैसा कि एक उपन्यास के पात्र से अपेक्षित होता है कि इतनी पतली कमर शायद वास्तविकता में मौजूद नहीं होगी। यह अनुपात बहुत अतिरंजित था, पूरी तरह से रेतघड़ी के आकार का। युए गुआन और गुई मेई तुरंत उनके पीछे पीछे आईं और थोड़ी ईर्ष्या भरी नजरों से लिंग युआन को देखने लगीं। इस तरह से युवा स्वामी की मदद कर पाने से उनकी वापसी पर उनका योगदान महत्वपूर्ण साबित होगा। दुर्भाग्यवश उनके स्पिरिट पोकेमॉन उड़ने वाले प्रकार के नहीं थे। युए गुआन का किरोंग टोंगटियन गुलदाउदी उसके वास्तविक आध्यात्मिक रूप को सक्रिय करने पर लोगों को ले जा सकता था, लेकिन इसकी खपत इतनी अधिक थी कि इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को वे केवल लिंग युआन को दावा करते हुए देख सकते थे। 9 दुगुबो से पहली मुठभेड़। दुगुबो बनाम लिंग युआन अध्याय 9। दुगुबो से पहली मुलाकात। दुगुबो बनाम लिंग युआन अध्याय 9। दुगुबो से पहली मुलाकात। दुगुबो बनाम लिंग युआन। एक साथ उड़ान भरने की परिस्थितियों में चारों लोगों ने तेज गति से यात्रा की और केवल 5 या 6 दिनों में हेवनडो साम्राज्य के केंद्रीय क्षेत्र के पास पहुंच गए। सनसेट फॉरेस्ट वहीं स्थित था। उनकी नजर के सामने पेड़ों का एक विशाल विस्तार फैल गया जो दूर दूर तक नजर आता था। प्रत्येक पेड़ 10 मीटर ऊंचा और इतना घना था कि 3 लोग उसे गले लगा सकें, मानो कोई अविकसित प्राचीन जंगल हो जहां पक्षियों के मधुर गीत की निरंतर गूंज सुनाई देती थी। कियान रेनक्सिन और उनका समूह आकाश से नीचे उतरा और सूर्यास्त वन में प्रवेश किया। उतरने के कुछ ही समय बाद भूरे रंग के फर वाले ताकतवर भेड़ियों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। वे नीचे झुक गए और हमला करने के लिए तैयार हो गए। अरे यार, यहाँ तो एक भी 1000 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट नहीं है। इस सनसेट फॉरेस्ट में वाकई बहुत कमी है, यू गुआन ने अपने होठों को तिरस्कारपूर्ण ढंग से मोड़ते हुए कहा। 100 साल पुराने आत्मा राक्षसों की बुद्धि अक्सर कम होती थी और वे केवल अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही शिकार करते थे। 1000 साल और 10,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट्स ने पहले ही प्रारंभिक बुद्धि विकसित करना शुरू कर दिया था और वे संभवतः कियान रेनक्सिन और उसके समूह से हर कीमत पर बचने की कोशिश करेंगे। मैं करूंगी। लिंग युआन ने पुण्य कमाने के बारे में सोचते हुए अपने पंख फड़फड़ाए। कई अग्नि जैसे पंख निकले और उन्होंने पास के भेड़ियों को राख में बदल दिया। लिंग युआन की ताकत को देखकर दूर स्थित भेड़ियों का झुंड अफरा-तफरी में बिखर गया। लिंग युआन इतना आलसी था कि उसने उनका पीछा नहीं किया। 100 साल पुराने आत्मा राक्षसों के समूह से मिलना निश्चित रूप से इस यात्रा का उनका लक्ष्य नहीं था। कियान रेनक्सिन की पहली आत्मा की अंगूठी कम से कम 1000 साल पुरानी होनी चाहिए थी। यह एक अभूतपूर्व सहज स्तर 30 था और सामान्य स्पिरिट रिंग अवशोषण सीमाओं के अनुसार यह 1000 साल की स्पिरिट रिंग का समर्थन कर सकता था। इसी क्षण सनसेट फॉरेस्ट के भीतर गहराई में एक और तेज आवाज आई और एक हरी भरी रोशनी आकाश में फैल गई। फिर जमीन ऐसे हिल उठी मानो कोई विशालकाय जीव हिल रहा हो। युए गुआन तुरंत अवलोकन करने के लिए हवा में उड़ गया। उसने जंगल में लगभग 20 से 30 मीटर लंबा एक विशाल हरा अजगर रेंगता हुआ देखा। उसके पेट पर एक लाल रेखा थी और उसके शरीर की हर एक परत एक रहस्यमय हरी रोशनी से चमक रही थी। उसके सिर पर 2 पन्ना हरे सींग उगे हुए थे जो उसे एक राजसी रूप दे रहे थे। सांप के सिर पर एक जोशीला बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। उसका पूरा शरीर काले हरे रंग के हड्डी के कवच से ढका हुआ था। युए गुआन ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंसा, फिर नीचे उड़ गया। युवा स्वामी विश डोलू यहाँ है।
यह बूढ़ा विष राक्षस उम्र के साथ और भी डरपोक होता जा रहा है। उसने अभी तक लड़ना शुरू भी नहीं किया है और पहले ही अपने आध्यात्मिक अवतार का उपयोग कर चुका है। कियान रेनक्सिन ने सिर हिलाया, उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जहर डोलू, क्या वह इतना कमजोर उपाधिधारी डोलू है? लिंग युआन ने उत्सुकता से पूछा। वह हाल ही में एक उपाधि प्राप्त डोलू बनी थी और इन व्यक्तियों से अभी तक परिचित नहीं थी। उसने केवल कुछ अफवाहें ही सुनी थीं। टाइटल्ड डोलुओ सर्कल के भीतर डुगुबो की व्यक्तिगत युद्ध क्षमता निश्चित रूप से सबसे निचले स्तर की थी, ठीक उसी तरह जैसे उसकी खुद की, जिसे अभी अभी टाइटल्ड डोलुओ के पद पर पदोन्नत किया गया था। जब उसने देखा कि क्राइसेंथेमम घोस्ट डोलू ने सिर हिलाकर सहमति दी है, तो उसका लड़ने का जज्बा तुरंत बढ़ गया। वह इस लंबे समय से प्रसिद्ध वरिष्ठ योद्धा से मुकाबला करना चाहती थी। उदासीन मत होइए, हम यहाँ व्यापार करने आए हैं। हो सके तो बल प्रयोग न कीजिए। कियान रेनक्सिन ने उसके कंधे पर थपथपाकर उसे शांत किया। लिंग युआन भी बहुत आज्ञाकारी थी और तुरंत चुपचाप उसके पीछे रहने लगी। जल्द ही डुगुबो, जिसने अपने स्पिरिट अवतार को सक्रिय कर लिया था, धीरे धीरे पास आने लगा। आत्मा कक्ष को देखना क्राइसेंथेमम घोस्ट और लिंग युआन पर एल्डर का प्रतीक चिन्ह देखकर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह मूल रूप से आइस एंड फायर यिन यांग वेल में एकांत में था, लेकिन अचानक उसे एक उपाधिस्तरीय आभा का एहसास हुआ, इसलिए वह तुरंत वहां पहुंच गया। उसने पहले सोचा था कि यह कोई उपाधिधारी डोलू है जो गलती से घुसपैठ कर गया है। उसे 3 की उम्मीद नहीं थी, और उनमें से क्राइसेंथेमम घोस्ट पहले से ही 94 के आध्यात्मिक शक्ति स्तर के साथ प्रसिद्ध टाइटल्ड डोलू थे। उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसमें डर का कोई भाव नहीं दिखा। यह मेरी एकांत जगह है। तुम स्पिरिट हॉल के लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना तुम मेरे क्रोध को भड़काओगे। अरे बाप रे, बूढ़े विष राक्षस, तुम किससे नाराज हो रहे हो? युए गुआन ने मजाक में अपना मुंह ढकते हुए कहा। मुझसे या बूढ़े भूत से? तुम हमारे 6 साल के छोटे मालिक को परेशान तो नहीं कर रहे होगे? उसके शब्द उपहास से भरे हुए थे, जिससे डुगुबो का चेहरा पहले लाल हो गया और फिर पीला पड़ गया। हालांकि युए गुआन के शब्दों में निहित जानकारी को उसने ध्यानपूर्वक ग्रहण कर लिया और उसकी निगाहें कियान रेनक्सिन पर टिक गई। क्या यह व्यक्ति स्पिरिट हॉल का युवा मास्टर है? अगर वो युवा स्वामी भी हैं, तो फिर मेरे एकांत स्थान पर क्यों आए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे साम्राज्य के अतिथि बुजुर्ग बनने के बाद भी स्पिरिट हॉल मुझे जाने नहीं दे रहा है? कियान रेनक्सिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और शांत स्वर में कहा, जहर डोलुओ, हम आपसे एक सौदे पर चर्चा करने आए हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डुगुबो ने ठंडे स्वर में कहा। मैं डुगुबो, आपके स्पिरिट हॉल के युवा स्वामी के सामने भले ही कोई बड़ा आदमी न हो, लेकिन इस उम्र तक जीने के बाद भी मुझ में कुछ गरिमा बाकी है। एक सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हेवन डो ने उस समय मेरी जान बचाई थी, इसलिए मेरे मन में किसी भी प्रकार का विश्वासघाती विचार आना असंभव है। स्पिरिट हॉल के तुम लोग जल्दी चले जाओ। उस समय तो मैंने तुम्हारे पीछे पड़ने की परवाह भी नहीं की थी। क्या तुम्हें इतना जोर देना जरूरी है? डुगुबो की हठधर्मिता को देखकर कियान रेनक्सिन एक कदम पीछे हट गई और लिंग युआन को सिर हिलाकर सहमति दी। शांतिपूर्ण बातचीत स्वाभाविक रूप से बेहतर होती, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष इतना अड़ियल था, इसलिए बेहतर यही था कि पहले उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, फिर सौदे का विवरण प्रस्तुत किया जाए। इस तरह से यह अधिक सुविधाजनक होगा। धन्यवाद युवा स्वामी, इसकी अनुमति देने के लिए। स्पिरिट काइट डोलुओ की आंखें युद्ध की भावना से भर उठीं और जैसे ही वह हवा में उड़ी, लपटों ने उसके पूरे शरीर को रोशन कर दिया। स्पिरिट अवतार ब्लेजिंग स्पिरिट युवा, उसके पैरों के नीचे एक विशालकाय आग उगलने वाला शिकारी पक्षी प्रकट हुआ, जो 10 मीटर से भी अधिक लंबा था और उसकी आंखें इतनी भयंकर थीं मानो वह किसी शिकार को घूर रहा हो। एक झुलसा देने वाली आभा फैल गई और आसपास का तापमान अचानक काफी बढ़ गया। लिंग युआन अपने स्पिरिट अवतार पर खड़ी थी और उसने उत्तेजक ढंग से अपनी उंगली को हुक की तरह मोड़ा। वरिष्ठ, आप पहली पहल कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि दुनिया के इकलौते विष डोलुओं में वास्तव में किस स्तर की क्षमता है। डुगुबो का चेहरा और भी बदसूरत हो गया और उसकी आत्मा की अंगूठी अचानक प्रकट हो गई। हम एक नवपदोन्नत उपाधि प्राप्त डोलू इस बूढ़े आदमी पर हमला करने की हिम्मत करता है? ये लोग सांप का सिर ऊपर उठा और घने काले रंग के जहरीले कोहरे का एक बड़ा गोला लिंग युआन पर हमला कर दिया। लिंग युआन ने अपनी आत्मा की अंगूठी भी प्रकट की। भयंकर नरक उस उग्र शिकारी पक्षी ने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए, जिससे कई ज्वाला के बवंडर निकले जो जहरीली धुंध से सीधे टकरा गए। जलती हुई लपटों के नीचे जहरीली धुंध काफी हद तक फैल गई, जिससे सरसराहट की आवाजें आने लगीं। डुगु, वो आंतरिक रूप से असहाय महसूस कर रहा था और केवल जल्दबाजी में आग के हमलों से बचने में सक्षम था। उसकी जहरीली धुंध स्पिरिट डोलुओं के लिए एक बड़ा खतरा थी, लेकिन साधारण टाइटल्ड डोलुओं को प्रभावित करना उसके लिए मुश्किल था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अभी भी आंतरिक चोटें थीं और वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह केवल यह देख पा रहा था कि कैसे एक जूनियर उसकी प्रतिष्ठा को रौंद रहा है। 8वीं आध्यात्मिक क्षमता, उबलता हुआ रक्त। लिंग युआन ने बढ़ती हुई उग्रता के साथ लड़ाई लड़ी। थोड़े ही समय में उसकी आक्रमण गति और रक्षा क्षमता में काफी वृद्धि हो गई और उसका शरीर एक ज्वलंत छाया में बदल गया, जो तेजी से हवा में इधर-उधर उड़ने लगी। हाल ही में उन्हें टाइटल्ड डोलुओं के पद पर पदोन्नत किया गया था, इसलिए उन्होंने अभी तक कोई गंभीर लड़ाई नहीं लड़ी थी और अब इसके लिए बिल्कुल सही समय था। विषैली धुंध के खतरे के बिना भी डुगुबो अपने कुशल युद्ध अनुभव पर भरोसा करते हुए अपने स्पिरिट अवतार के साथ उसके खिलाफ खुद को संभाल सकता था, लेकिन अंततः वह नुकसान में था। युगुआन बगल से देखते हुए ईमानदारी से शिकायत की, यह बूढ़ा विष राक्षस हमेशा किस काम में व्यस्त रहता है? इसकी साधना में जरा भी सुधार नहीं हुआ है और एक कनिष्ठ से इस तरह हार गया। बोलते समय उसने कियान रेनक्सिन को बचाने के लिए किरोंग टोंगटियन गुलदाउदी की रक्षात्मक विधि का उपयोग किया। युवा स्वामी, इस पुराने विष राक्षस का जहर उपाधिधारी डोलुओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उपाधिधारी डोलुओं से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसे जरा सा भी नहीं छू सकता, अन्यथा बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कियान रेनक्सिन ने कुछ देर सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने दया की शक्ति के स्रोत का थोड़ा सा अंश अपनी हथेली में एकत्रित किया और अपना हाथ सीधे जहरीली धुंध में बढ़ा दिया। पुनश्च कृपया अनुशंसा टिकट दें, कृपया उन्हें एकत्र करें। अध्याय 10 विषहरण। डुगुबो का उत्साह। अध्याय 10 विषहरण की विधि। डुगुबो का उत्साह किनारे से देख रहे क्राइसेंथेमम भूत डोलू इतना डर गया कि वह लगभग उछल ही पड़ा। वे सभी ओल्ड पॉइजन फील्ड के पुराने प्रतिद्वंद्वी थे। हालांकि जेड फॉस्फोर सर्प सम्राट का विष आमतौर पर टाइटल्ड डोलुओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन यह टाइटल्ड डोलुओ रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए एक बड़ा खतरा था। फिर भी विषैली धुंध के भीतर कियान रेनक्सिन का हाथ पूरी तरह से सुरक्षित रहा। इसके बजाय उसकी हथेली में मौजूद परोपकारी मूल शक्ति ने बिना कोई आवाज किए ही पास आ रही जहरीली धुंध को सीधे नष्ट कर दिया। आशा के अनुसार कियान रेनक्सिन को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। यह महज एक प्रयोग था जो वह कर रहा था।
परोपकार की शक्ति में अनेक सकारात्मक शक्तियां निहित थीं, जो बुराई और द्वेषपूर्ण चीजों के विरुद्ध सबसे अधिक प्रभावी थीं। विषैली गैस भी एक प्रकार की दुर्भावनापूर्ण शक्ति से संबंधित थी, इसलिए परोपकारी मूल द्वारा इसे स्वाभाविक रूप से शुद्ध किया जा सकता था। क्राइसेंथेमम घोस्ट डॉलुओं ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके भीतर का सदमा अवर्णनीय था। हालांकि वे कभी कभी दुगुबो की ताकत का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह वर्तमान में डॉलुओ महाद्वीप में जहर के उपयोग के चरम पर था। कियान रेनक्सिन एक स्पिरिट एल्डर मात्र थे, उनके पास स्पिरिट रिंग नहीं थी। जेड फॉस्फोर सर्प सम्राट के विष को सीधे सहन कर पाने की क्षमता की बात तो वाकई अतिशयोक्तिपूर्ण थी। क्या यही किसी देवत्व के उत्तराधिकारी का वास्तविक मूल्य था? दुगुबो, जो एक भीषण युद्ध के बीच में था, ने यह दृश्य देखा और लिंग यान से लड़ना जारी रखने का उसका साहस नहीं रहा। वह यह बात स्वीकार कर सकता था कि उसी पद का एक उपाधिधारी डॉलू उसकी जहरीली गैस को हरा सकता है। आखिरकार डॉलुओ महाद्वीप में जहर का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से एक गौण मार्ग था, जो प्रत्यक्ष युद्ध के लिए बहुत ही प्रतिकूल था। लेकिन किसी आध्यात्मिक दिग्गज के लिए उसके जहर को तोड़ पाना, अगर कोई और दिन होता तो वह निश्चित रूप से इसे एक बेतुका मजाक समझता। लेकिन यह दृश्य सचमुच उसके सामने घट रहा था। तुमने इस बूढ़े सनकी के जहर को कैसे तोड़ा? उसने कियान रेनक्सिन की ओर इशारा करते हुए पूछा। लिंग यान, जो युद्ध के बीचों बीच थी, ने भी स्थिति का फायदा न उठाते हुए अपना हमला रोक दिया। आखिरकार वह तो एक सच्ची प्रतियोगिता ही चाहती थी। अगर वे सचमुच जीतना चाहते तो तीनों टाइटल्ड डॉलुओ दुगुबो को पूरी तरह से जमीन पर गिराकर उसे हरा सकते थे। यह एक दैवीय शक्ति है। कियान रेनक्सिन ने कोई अतिशयोक्ति नहीं की, बल्कि सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया। यदि दयालु ईश्वर राजा ने उसे उत्पत्ति शक्ति प्रदान न की होती तो वह इस समय केवल अपनी आत्मा के बल पर इसे प्राप्त करने में सक्षम न होता। जेड फॉस्फोर सर्प सम्राट के जहर की यह प्रतिष्ठा कि वह टाइटल्ड डॉलू रैंक से नीचे के सभी लोगों को मार डालता था, केवल दिखावा नहीं थी। दिव्यता, दुगुबो के चेहरे के भाव जटिल थे। एक उपाधिधारी डॉलुओ होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से उपाधिधारी डॉलुओ से ऊपर के अस्तित्वों के बारे में जानता था। लेकिन लगभग 10,000 वर्षों तक कोई भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया था और देवलोक का अस्तित्व लगभग एक किंवदंती बनकर रह गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति किसी दैवीय उत्तराधिकारी हो? युवा मास्टर युए गुआन ने आगे बढ़कर सावधानीपूर्वक उसे याद दिलाया। दिव्य विरासत अभी भी बाहरी दुनिया के लिए एक रहस्य थी, जिसे केवल एल्डर स्तर से ऊपर के लोग ही जानते थे। हालांकि स्पिरिट हॉल महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी और उसके जैसी कोई दूसरी शक्ति नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं था कि कियान रेनक्सिन को खतरा नहीं होगा। जो लोग किसी देवता के रहस्य से आकर्षित हो सकते हैं, वे संभवतः कम से कम उपाधि प्राप्त डॉलू स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति होंगे, और शायद कोई ऐसा पुराना विलक्षण व्यक्ति भी हो सकता है जो एकांतवास से बाहर आया हो। यह ठीक है, कियान रेनक्सिन ने शांत भाव से कहा। दुगुबो वास्तव में एक परोपकारी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनके कई कार्यों से यह देखा जा सकता था कि वह निश्चित रूप से एक तुच्छ व्यक्ति नहीं थे। इसी वजह से उसके मन में उसे अपने अधीन लाने का भी विचार आया। आखिरकार एक अधीनस्थ में सबसे महत्वपूर्ण गुण वफादारी थी और योग्यता केवल दूसरे स्थान पर थी, अन्यथा यह मुसीबत पैदा करने वाले शेर को पालने जैसा होगा। क्राइसेंथेमम घोस्ट कुछ इस तरह के थे। उनका चरित्र सराहनीय था और उनकी क्षमताओं को उत्कृष्ट माना जा सकता था। मूल रचना में लिंग यान की उपस्थिति कम ही थी, लेकिन फिलहाल वह ठीक ठाक और बहुत आज्ञाकारी प्रतीत होती है। उसकी एकमात्र कमी उसका अधीर स्वभाव था। वह हमेशा योग्यता हासिल करने के लिए उत्सुक रहती थी, जो कोई बड़ी समस्या नहीं थी, और वह एक खूबसूरत बड़ी बहन भी थी जो उसके साथ रहने पर देखने में बहुत अच्छी लगती थी। युए गुआन के अवरोध को देखकर दुगुबो ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं दुगुबो इतना दोहरे चरित्र वाला खलनायक कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मेरा युवा मित्र मुझ पर भरोसा करने को तैयार है, इसलिए अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं इस रहस्य को जरा भी उजागर नहीं करूंगा। यह देखकर युए गुआन मुस्कुराया, अपनी आंखें सिकोड़ी और पीछे हट गया। उसने जानबूझकर दुगुबो को ऐसा कहने के लिए उकसाया था। कई वर्षों तक शत्रु और मित्र के रूप में दुगुबो की ताकत औसत थी, लेकिन वादे निभाने का उसका गुण काफी भरोसेमंद था। अपनी सजा पूरी करने के बाद वह एक दो क्षण के लिए रुका, फिर उसने पूछना जारी रखा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ मेरे युवा मित्र, क्या इस दुनिया में सचमुच देवत्व का अस्तित्व है? क्या सचमुच देवत्व अमर हो सकते हैं? लगभग सभी शीर्ष शक्तिधारियों के मन में यही सवाल था। वे पहले से ही आत्मा गुरु की दुनिया में मनुष्यों के बीच ड्रैगन की तरह थे, तो फिर किसी भी देवत्व ने कभी उनका पक्ष क्यों नहीं लिया? हाँ, लेकिन किसी देवत्व की विरासत प्राप्त करने की इच्छा रखना उतना ही कठिन है जितना स्वर्ग में जाना। कियान रेनक्सिन ने सिर हिलाते हुए कहा, जहां तक अमर देवताओं की बात है, इस दुनिया में कौन अमर हो सकता है? तथाकथित दीर्घायु तो बस एक निश्चित संख्या है। इस दृष्टिकोण से देखें तो देवताओं का जीवनकाल वास्तव में आश्चर्यजनक है। 10,000 साल भी उन्हें जरा भी विचलित नहीं कर सकते। बस बहुत हो गया। इस बूढ़े संकी को बस एक जवाब चाहिए, और वह भगवान बनने की उम्मीद नहीं रखता, दुगुबो ने निसंकोच कहा। वह लंबे समय से जहर से पीड़ित था। अगर उसने जहर की समस्या को पूरी तरह से हल नहीं किया तो वह जीवन भर 91वें स्थान पर ही अटका रह सकता है। उन्होंने साधना करने की अपनी इच्छा को बहुत पहले ही त्याग दिया था, और एकमात्र चीज जिसे वह नहीं छोड़ पा रहे थे वह उनकी पोती दुगु यान थी, जो जेड फॉस्फोर सर्पेंट स्पिरिट मास्टर के जीवन की समस्या को शीघ्रता से दूर करना चाहती थी। मेरे युवा मित्र, कृपया जारी रखें। आपको मुझसे क्या काम है? दुगुबो सांप के सिर से नीचे उतरे, अपने आध्यात्मिक अवतार को समाप्त किया और ध्यान से पूछा। उसे क्राइसेंथेमम घोस्ट द्वारा घात लगाकर हमला किए जाने का डर नहीं था। आखिरकार वह ऐसा व्यक्ति था जिसने कई वर्षों तक स्पिरिट मास्टर की दुनिया में लड़ाई लड़ी थी। उसके पास अपना एक तुरुप का पत्ता भी था। यदि इसके लिए उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ती, वह खोपड़ी की विकास क्षमता मेडुसा की निराशा का उपयोग कर सकता था। इतनी नजदीकी दूरी पर शायद गुलदाउदी भूत डॉलू भी बच नहीं पाता। सबसे बुरी स्थिति में सभी एक साथ मारे जाते। हालांकि उस स्थिति में वह दुगु यान को दुनिया में अकेला छोड़ देगा, और वह वास्तव में इतना अतिवादी नहीं बनना चाहता था। मैं आपको आपकी जहर संबंधी समस्या का समाधान करने में मदद करने की पेशकश कर रहा हूं, कियान रेनक्सिन ने शांत भाव से कहा। दुगुबो का चेहरा एक पल के लिए थम गया, फिर उसने अविश्वास से पूछा, मेरे युवा मित्र, इस बूढ़े संकी से मजाक मत करो। क्या तुम्हारे पास मेरे जहर का इलाज करने का कोई तरीका है? यह उस जहर से अलग है जिसे मैंने अभी छोड़ा है। मेरे जेड फॉस्फोर सर्प सम्राट का जहर मेरे अंगों में गहराई तक प्रवेश कर चुका है। मुझे खुद नहीं पता कि इसका समाधान कैसे किया जाए। अरे बूढ़े विषाणु, तुम तो अपनी बड़ाई करने में माहिर हो, युए गुआन ने अधीरता से कहा। युवा स्वामी एक देवत्व उत्तराधिकारी हैं। आप उनसे अपनी तुलना करने की हिम्मत कैसे करते हैं? दुगुबो स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार इस महाद्वीप पर शायद केवल कियान रेनक्सिन के पास ही दैवीयता थी। वास्तव में कोई भी उनकी तुलना में नहीं था, और किसी की भी उनसे तुलना नहीं की जा सकती थी। कियान रेनक्सिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा।
इसके बजाय उसने परोपकारी उत्पत्ति की शक्ति को अपनी हथेली में एकत्रित कर लिया। आपकी मुख्य समस्या अत्यधिक संचित विष है। मैं इसे आपके लिए पूरी तरह से शुद्ध कर सकता हूं, लेकिन फिर आपकी पूरी विष साधना बाधित हो सकती है। नहीं नहीं, डुगोबो ने एक पल सोचा और तुरंत मना कर दिया। उसने अपना पूरा जीवन विश्वविद्या में व्यतीत किया था और वह इस तरह हार मानना बिल्कुल नहीं चाहता था। कियान रेनक्सन के चेहरे पर जैसा कि उम्मीद थी वाला भाव था और उसने आगे कहा, एक और उपाय है, वह यह कि आप अपने शरीर में कोई ऐसी जगह ढूंढें जहां जहर जमा हो सके। इस तरह जहर आपके शरीर में नहीं फैलेगा और आप उसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। जहर छिपाने की जगह यह तरीका मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? डुगोबो अत्यंत प्रसन्न हुआ, मानो उसे अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया हो। हाँ, यह सही है, विषैले सांपों पर जहर का कोई असर नहीं होता क्योंकि उनके पास जहर को संग्रहित करने के लिए विष थैली होती है जो इसे उनके शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। लेकिन फिर उनके चेहरे पर चिंतन के भाव उभर आए। लेकिन जहर को कहां संग्रहित किया जाना चाहिए? क्या यह किसी आत्मा की हड्डी में हो सकता है? स्पिरिट बोन्स वास्तव में जहर को संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन यह केवल एक अस्थायी उपाय है। कियान रेनक्सन ने धीरे से कहा, स्पिरिट बोन की भी सीमाएं होती हैं, और एक बार स्पिरिट बोन टूट जाए तो उसके अंदर जमा सांद्र विष आपको तुरंत मार देगा। पुनश्च कृपया वोट एकत्र करें, कृपया अनुशंसा करें।